तो सबसे पहले तो शुरुआत में एक मैसेज निवेदन वाला है कि इस कक्षा को थोड़ा और पॉपुलर बनाने की ज़रूरत है। खास करके ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे बेसिक से कुछ सीखना चाहते हैं और कोचिंग में फीस नहीं दे सकते और महंगी कोचिंग जो नहीं कर सकते, उन लोगों के लिए एक प्रकार का मार्गदर्शन है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों तक पहुँचे, ऐसे बच्चों तक पहुँचे जो यहाँ पे भी नहीं आ सकते, तो YouTube के माध्यम से। तो एक नेटवर्क हम लोगों ने सब तरह का वो जो सोशल मीडिया वाला बनाया हुआ है, ट्विटर पे भी जोड़ रखा है। जब भी कभी कोई वीडियो बनता है तो उसको अपने ग्रुप में भी डालते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में भी डालते हैं। तो आप में से जो लोग उस ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, वो पहले हमारे यहाँ थोड़ा बच्चे वो देख रहे थे, हमारे वॉलंटियर, अभी है नहीं वो, नहीं तो वो आपको जोड़ते जाते। तो उसमें नीचे नंबर दिए हैं, तो उससे आप नंबर अपना डिटेल वहाँ सेंड कर सकते हैं और वहाँ व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो एक तो जब भी कभी आप यहाँ नहीं आ पाएंगे तो उसमें आप जुड़े रहेंगे तो आपको अपडेट मिलता रहेगा, नया वीडियो भी आपको लिंक मिलता रहेगा। दूसरा, फेसबुक से भी उसको जोड़ा है, सारे नेटवर्क से इसलिए जोड़ा है क्योंकि कुछ लोग अलग अलग नेटवर्क पे हैं और कुछ लोग सारे नेटवर्क पे, एक ही व्यक्ति सभी जगह पे भी मिल जाते हैं। तो किसी के पास दोबारा अगर सूचना पहुंच जाती है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सूचना पहुंचना जरूरी होती है। हर लेक्चर अपने आप में एक अलग फ्लेवर वाला होता है, उसका अलग उद्देश्य भी होता है और उसका संदेश अलग होता है। अगर आपने महसूस किया हो तो जीवन बदलने वाली चीजें हैं, आपकी लाइफ में चेंज आते हैं, लाइफ में बदलाव आते हैं। पहले जो आप होते हैं वैसे अब नहीं होते, और यही परिवर्तन जो होता है, अपना रूपांतरण जो होता है, यही ट्रांसफॉर्मेशन काम का है। परीक्षा के लिए भी काम का है, जिंदगी के लिए भी काम का है, दोनों चीजें चलाता है ये। केवल एग्जाम नहीं होती, इससे जिंदगी भी चेंज होती है आपकी। आपने महसूस किया होगा तो चेंज, सोचने का तरीका बदलेगा, मैच्योरिटी आएगी, परिपक्वता आएगी, मन में शांति आएगी। और जमाना जिस गति से बदल रहा है उसमें ये बहुत जरूरी है, क्योंकि मन में इतनी सारी दुविधाएं लेकर के आप रहेंगे तो बीमारी को भी प्राप्त होंगे। तो बीमार होने से बचना है, कुछ कर गुजरना है, एग्जाम निकालनी है, तो जुड़े रहना जरूरी है। एक चीज, बहुत सारे बच्चे जो अब जॉब लग गया, उनका कंपटीशन नहीं देते, फिर भी वो फोन आते हैं उनके सर के, हमारी रोजमर्रा की समस्याओं का इसमें सॉल्यूशन होता है। पुराने अगर आप लेक्चर सुनेंगे तो एक और सजेशन है आज मैसेज के तौर पर कि जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो हमारे अभी के लेक्चर से लेके रिवर्स में पुराने लेक्चर तक देखते चले। तो बहुत साल भर पुराने, 2 साल पुराने लेक्चर में आप जाएंगे तो बड़े क्रांतिकारी टाइप आपको रिवोल्यूशनरी मिलेंगे। उसमें बहुत सारी ऐसी बातें बताई गई जो सामान्यतः मिलती नहीं है। 2 तरह की जो है वो हमारी चीजें होती है कि एक तो हमारा निजी जिंदगी होती है और एक अध्ययन वाली जिंदगी, स्टडी वाली लाइफ होती है। तो स्टडी वाली लाइफ तो पढ़ाई से उससे चलती है, लेकिन निजी जिंदगी के जो अनुभव होते हैं वो भी हमें प्रभावित करते हैं, हमारी पढ़ाई प्रभावित होती है। अभी मान लिया जाए आपको, आप स्कूटी से जा रहे हैं या बाइक से जा रहे हैं और पुलिस वाला साइड में खड़ा करके 2 चांटे रख दे, जबकि आपके पास कागज भी सारे थे और आप बहस करने लगे या किसी कारण से, तो मुझे लगता है आपके कम से कम 10 दिन खराब हो जाएंगे। उस रात शायद आपको नींद ना आए, अगर आप स्वाभिमानी हो और अगर आप अपने आप को ज्ञानी मानते हो, तो ये एक बहुत खतरनाक चीज है। और ये निजी जिंदगी से बड़ी, ये आप कहोगे कि हम तो ये बनने वाले थे, वो बनने वाले थे, बनने वाले थे वो तब की बात अलग है, लेकिन आज तो आपका कॉन्फिडेंस लूज कर दिया ना उसने। तो ये स्थिति न आए, इसके लिए क्या कर सकते हो, इसके सूत्र भी आपको पुराने लेक्चर्स में मिल जाएंगे, इसलिए उनको देखो जाकर के, वो आपको बदल के रख देंगे। आपका एक क्वेश्चन, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका फर्स्ट अपीयरेंस उनके सामने जो जाएगा वो एकदम ऐसा आएगा कि उसकी हिम्मत नहीं कि वो आपको चाटा रखते। तो बड़ा PhD आदमी है, मैंने अच्छे बड़े बड़े लोग जो खूब पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको बहुत गहरा अध्ययन है और बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करते हैं, और हजारों लोग जिनको सुनते हैं, उनको गिड़गिड़ाते हुए देखा है या स्ट्रगल करते हुए देखा है हमने। छोटा सा कांस्टेबल जो है उनको परेशान कर देता है। तो क्यों हो जाता है ये? आखिर आपके व्यक्तित्व में क्यों नहीं चमक आती, वो आपके चेहरे पे क्यों नहीं आता, आपकी बॉडी लैंग्वेज में क्यों नहीं आ पाता? और ज्ञान जो है वो उतरना चाहिए इस तरह का। एक बार ये सब हो गया तो फिर तो काम ही खत्म हो गया। उसके बाद आप अपना वो व्यक्तित्व लेके कैसे आओगे, आत्म स्वाभिमान कैसे लेके आओगे? तो ये सब चीजें जो है ये आपको सीखनी चाहिए।
और अपनी जिंदगी में कई तरह के बदलाव आएंगे। आपको कोई अनावश्यक जो है अधिकारी बन करके चमका रहा है, फोन पे चमका रहा है, आपका पिताजी का कोई संस्थान है, आप थोड़ी देर के लिए वहां बैठे और वहां फालतू लोग आ गए और टैक्स के नाम पे बेवकूफ बना रहे हैं और या फिरौती मांग रहे हैं तरह तरह की, और हम लोग वो सब रैंसम दे रहे हैं। तो ये सब क्या है? इसका मतलब हमारा व्यक्तित्व बना नहीं है। अगर आप रैंसम देते हैं, अगर आप रिश्वत देते हैं, अगर आप चक्कर में आ जाते हैं, अगर आप धमकाने में आ जाते हैं, आपके ऊपर कोई सरकारी अधिकारी हावी हो जाता है या कुछ कर जाता है, इसका मतलब आपने अभी पढ़ाई की नहीं है, खास करके सिविल सर्विसेज की नहीं की है, उसके सिलेबस को समझा नहीं है। तो इसलिए ये कक्षा जो है न केवल आपको एग्जाम क्रॉस कराती है बल्कि आपका व्यक्तित्व बनाती है, आपकी पर्सनालिटी बनाती है। सारे लेक्चर जो जिस दिन देख लेगा वो एकदम तड़कता भड़कता आदमी होगा, उसके सामने कोई टिक नहीं पाएगा। वो किसी को देख ले इतने में हालत खराब हो जाएगी उसकी। तो ये लेवल लाने के लिए जो है आपको उसका पालन भी करना पड़ेगा, उसमें जो बताया जा रहा है वैसा करना पड़ेगा। तो हम ये चाहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा पुराने लेक्चर्स देखें। अभी तो हम वो सब चीजें कम बताते हैं क्योंकि बहुत बार बताया जा चुका है, बहुत रिपीट हो गया, तो अब हमने थोड़ा सिलेबस पे ही ज्यादा फोकस करना उचित समझा है। पुरानी चीजें आप देखेंगे तो आपको उसमें मिलेंगी, क्रांतिकारी चीजें हैं, कोई नहीं बताएगा। और मैं भी अब बार बार रिपीट नहीं करना चाहता क्योंकि बहुत हो गया, बहुत बताया, बहुत लोग। अच्छा, इतने सारे फोन हैंडल भी नहीं कर पाता ना मैं, दिन भर में करीब 10 या 12 फोन जो है वो इस प्रकार के आ जाते हैं प्रॉब्लम वाले, थाने का, कलेक्ट्रेट का, इधर का उधर का। तो हम भी जो है अब कितने कलेक्टर को फोन करेंगे, कितने लोगों की परेशानियां बहुत है। बहुत सारे लोग हमको जानते हैं, लेकिन जानने के खातिर अगर हम उसको फोन करेंगे तो फिर धीरे धीरे वो परेशान हो जाएगा कि ये बहुत ही हस्तक्षेप करते हैं, हमारे काम में बहुत हस्तक्षेप करते हैं। तो फिर वो हो सकता है फोन उठाना बंद कर दे परेशान होकर के, तो फिर हम लोग संभाल नहीं पाएंगे उसको। इसलिए अब हम नया कुछ जो है कोई लेक्चर उस टाइप का क्रांतिकारी वाला नहीं देते, क्योंकि फिर लोगों की अपेक्षा बढ़ जाती है और उनकी समस्याएं भी सुलझानी पड़ती है। और जो ऑलरेडी आ रही है प्रॉब्लम अभी सामने, उसको ही हम ठीक से डील नहीं कर पाते। कई बार फोन साइलेंट रहता है तो हम नहीं उठा पाते। तो ये एक थोड़ी सी मजबूरी है, लेकिन फिर भी अगर कोई जेन्युइन है और परेशान है, वाकई में कहीं परेशान है, तो उसकी परेशानी दूर करेंगे, उसको निकालेंगे भी सही। कई लोगों को निकाला है, एक्सपीरियंस भी। अब वो ये वाले एक्सपीरियंस तो शेयर नहीं करने हैं आपको कि हम ऐसी परेशानी में थे और हमको निकाला, ये तो बहुत बचकानी चीज हो जाएगी, बेकार चीज हो जाएगी। हाँ, लेकिन मैं एक चीज जरूर सब लोगों से कहना चाहूंगा, जो आप लोग भी हैं और यूट्यूब पे भी हैं, कि उसको कमेंट्स और लाइक और शेयर के माध्यम से उसको प्रासंगिक बना सकते हैं आप किसी भी लेक्चर को। तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट होते हैं, ज्यादा लाइक्स होते हैं, तो आप जब आप लेक्चर देखते हैं तो उसको लाइक कर सकते हैं। लाइक करने से थोड़ा सा उसका, मुझे लगता है कि उनके एल्गोरिदम में कहीं ना कहीं कुछ फर्क पड़ता होगा, वो ऊपर भी आता है कि पॉपुलैरिटी है इसकी। कमेंट करने से भी होता है, मुझे लगता है उसमें दरअसल इंगेजमेंट बढ़ता है ना, कि जो पैसिव व्यूअर नहीं है, मतलब आप एक्टिव व्यूअर हैं, आप उसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं या फिर उसके ऊपर कुछ कमेंट कर रहे हैं, तो वैसी चीज भी करना चाहिए। मुझे लगता है पैसिव व्यूअर ज्यादा हैं, क्योंकि वो देखते हैं बस, उस अपना कुछ रिएक्शन जो है उस पर नहीं देते। तो ऐसी कुछ चीजें करनी चाहिए, क्योंकि ये समय की मांग है। हालांकि मुझे ये सब बोलते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मेरा ये ट्रेंड नहीं है, ना ही मेरा ये स्टाइल है बात करने का, और ना ही मुझे मेरे व्यक्तित्व को ये सब चीजें सूट करती है, क्योंकि बड़ी, पर मैं महसूस करता हूँ ना, सोशल मीडिया पे मैं रहता नहीं हूँ उस तरह से, लेकिन सूचना देने के लिए भी मैं जब कभी सोशल मीडिया पे जाता हूँ तो मैं महसूस करता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग जिन्हें सोशल मीडिया पे इतना पॉपुलर नहीं होना चाहिए था वो हैं, और बहुत सारे जेन्युइन लोग हैं जो बहुत आगे होने चाहिए थे वो नहीं है। तो और जबकि उनका पहुंचना जरूरी है, क्योंकि बहुत बड़ा वर्ग इंतजार कर रहा है। बहुत बड़ा वर्ग वो वाला, मैं उस वर्ग की बात कर रहा हूँ जो पे नहीं कर सकता, जिसकी पेइंग कैपेसिटी नहीं है, जो रोजमर्रा का अपना खाना पीना कर ले, वही बहुत बड़ी बात है। तो जो व्यक्ति खरीद सकते हैं, सेवाओं को खरीद सकते हैं, वो तो मार्केट से खरीद लेते हैं, और वो मुझे नहीं लगता वो हमारे इस वीडियो के लिए बैठे रहते होंगे या इंतजार करते होंगे। वीडियो का इंतजार वही व्यक्ति करता है जो खरीद नहीं सकता, सेवाओं को खरीद नहीं सकता, खास करके बाहर नहीं जा सकता, दिल्ली नहीं जा सकता। ऐसे लोग जो हैं वो शायद इंतजार करते होंगे, और उनको जरूरत भी है। अभी भी कई सारे बच्चे बताते हैं कि सर ये मेरा पहला वीडियो था या ये पहली क्लास थी। इसका मतलब है कि बड़ी संख्या में, क्या हो गया भैया,
क्या चल रहा है? आप तो पहली बार आए, तो क्या लिख रहे हो उस पर, क्या दिखा रहे हो? यहाँ बाकी लोग कोई कुछ नहीं कर रहे, क्या कारण है मालूम है? पहली बार आता है वही गड़बड़ करता है। धीरे धीरे 2-3 क्लास में समझ में आता है। पहले वीडियो देखा कोई? YouTube पे वीडियो देखा हमारा? हाँ, तभी कर रहे हो। एक वीडियो पे देख लेते तो यहाँ ये नहीं करते। हमको तो एकदम समझ में आता है। यहाँ पूरा, मैं कहीं पे भी, यहाँ बिल्कुल आखिरी तक बैठे रहते थे, पूरा 500 बच्चे भी होते थे, तब भी हमको पूरा पर्टिकुलर वो समझ में आ जाता है कि ये गड़बड़ है, इसका दिमाग कुछ दूसरा चल रहा है, सुन नहीं रहा। क्या बात कर रहे हो? मुझसे ही कर लो। हम बड़े सेंसिटिव हैं, इसलिए यहाँ निशुल्क पढ़ा रहे हैं। आप कहोगे इससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फर्क पड़ता है, इसलिए तो पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमको हर चीज से फर्क पड़ता है। हमको गरीबी से भी फर्क पड़ता है, हमको अमीर अगर परेशान करता है किसी को, उससे भी फर्क पड़ता है, हमको मार्केट से भी फर्क पड़ता है, और जो डिस्टर्ब करता है उससे भी पड़ता है, हर चीज से पड़ता है। दरअसल जो संवेदनशील है, आप उसको आग नजदीक ले जाओगे तो उसको जलन होगी, उसको पिन चुबाओगे तो वो रेस्पॉन्स देगा, उसको ठंडा बर्फ लगाओगे तो रेस्पॉन्स देगा। प्रॉब्लम ये है कि तुम सेंसिटिव टीचर से पढ़ रहे हो। बाकी टीचर को आप गाली निकालो, आपस में कुछ भी बात करो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सेंसिटिव ही नहीं है, तो वो निःशुल्क सेवा भी नहीं देगा। वो निःशुल्क, क्योंकि उसके अंदर सेंसिटिविटी है ही नहीं भाई, उसमें करुणा भी नहीं है, तो देगा ही नहीं। कई लोग हमको रेजिस्टेंट बनाना चाहते हैं कि आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फर्क नहीं पड़ेगा तो भाई हम भी तो उनके जैसे ही हो जाएंगे। हमको हर चीज, छोटी चीज से फर्क पड़ता है। आप यहाँ हो क्लास में, और अगर हमको नहीं देखोगे और पड़ोस वालों को देखोगे तो हमको फर्क पड़ जाएगा, हम डिस्टर्ब हो जाएंगे। बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, इसीलिए हम आपके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आपका दुश्मन हमारा दुश्मन हो जाता है। कई बच्चे हम तो जानते नहीं कौन सही है, बस सब बोल देते सर मैं तो गायत्री मंदिर पे आपका स्टूडेंट हूँ, मेरे साथ ये हो रहा, मुझे ये परेशान कर रहा, और ये पुलिस वाला ये FIR नहीं लिख रहा, और वो नहीं कर रहा, और फलाना। तो हम तो भिड़ जाते हैं, हम तो उसके लिए SP तक से भिड़ पड़ते हैं कि तुम्हारा आदमी करता नहीं, थाने पे फोन क्यों नहीं करते उसको, वो हमारा आदमी परेशान है, और आप हमारे कौन से रिश्तेदार हो। और पता नहीं, हो सकता है कि वो भी हमको खूब मानता हो जिसको हम अंदर करवा रहा, लेकिन बस ये है कि उसने हमको अप्रोच नहीं किया। मात्र इतना होने मात्र से तो हम आपके लिए लड़बे पड़ते हैं, आपका दुश्मन हमारा दुश्मन बना लेते हैं। और चाहे वो विधायक हो, यहाँ का मंत्री हो, दुश्मन आपका, चाहे कितना बड़ा माफिया हो, उसको भी निपटा देते हैं हम तो आपके चक्कर में निपटा देते हैं। तो आप गलत जगह आ गए हो, ये बहुत खतरनाक जगह है, और आपकी जिंदगी की बहुत काम की है, सुख दुख के साथी चीजें ये नहीं जानते तो फिर आप जा भी सकते हो। उन्होंने बहुत लोगों को 5 मिनट में ही भगाया यहाँ से, ताकि माहौल शांत हो जाए। अब थोड़ा थोड़ा मैंने कम किया है भगाना पता नहीं, मैंने कंट्रोल किया है, काम डाउन, मतलब थोड़ा सा जैसे अपने आप को जितना शांत बना सकते हो। हम ऐसे है ही नहीं भैया, हम लोग तो बेसिकली, मैं टीचर नहीं हूँ, मेरा तो प्रशासनिक अधिकारी, मेरी पुलिस बाहर आ जाती, मैं जो ऑफिसर था और जिस तरह के एग्जीक्यूशन करता था और जो हमारा जलवा था, तो हम तो वो वाला बाहर आ जाता है ना, क्योंकि हम तो ठीक कर सकते हैं व्यवस्था को। हमने तो किया हुआ है ना, हमने तो असली में जिन्होंने मर्डर कर रखे कई सारे, उनको थप्पड़े मार रखी है, उनको अंदर करवा रखा है, उनकी जिंदगी भीख मंगवा रखी है उनसे इतनी जान की, है ना। तो हमको तो पता है ना, तो हम बार बार, मैं बहुत टीचर बनने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो बाहर आ जाता है तो उसको मत लाओ भैया, मुझे टीचर ही रहने दो, ठीक है। पढ़ो, फायदा उठाओ, एक तरफा फायदा उठाओ, हाँ ऐसा मत करो। मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा था, मैं थोड़ा सा, आपको लग रहा होगा कि मेरे स्वार्थ की बात कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। थोड़ा लेक्चर सुन लोगे तो समझ में आएगा, ऐसा दुनिया में होता नहीं है कहीं। ऐसा कोई, आप दूसरा मुझसे पूछते हैं कि ऐसा कोई दूसरा कर रहा है क्या? दूसरा कोई नहीं कर रहा है, इस टाइप से कोई नहीं करता है, किसी को नहीं पड़ी हुई है कि आपकी वजह से पंगा ले कोई। और आप कोई बन जाओगे, हमारे स्टूडेंट रहोगे, तो आपको भी फोन करेंगे हम कि हमारे स्टूडेंट हो भाई, और वहां पर ये आदमी परेशान है, इसकी मदद करो। तो ऐसे नेटवर्क बढ़ता जाता है, हमारे स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा नेटवर्क है, हमारे सीनियर का, हमारे जूनियर का, ऐसा करके ढेरों लोग हैं, सब लोग काम करते हैं, हजारों लोग काम करते हैं भारत में, उन सबको संपर्क करते हैं। तो ये बता रहा था, ये जिंदगी में काम, कई लोग ऐसे हैं कि यहाँ पर हेकड़ी में थे और यहाँ से उतरे और यहीं तक गए, हबीबगंज स्टेशन तक, और जरूरत पड़ गई, कॉल आ गया उनका,
हमने कहा अभी तो बताया था क्लास में। बोले सर परिस्थिति बन गई वो। इस देश का सिस्टम है ना, आप जानते नहीं हो। यहाँ रेप जो हुआ था वो लड़की का, वो पुलिस वाले की लड़की थी, एफआईआर दर्ज नहीं करा पाया। रोज थाने में बैठने वाला आदमी थाने में एफआईआर दर्ज नहीं करा पाया अपनी बेटी के रेप की। ये इस देश का सिस्टम है। खुद थाने में बैठने वाला आदमी जो सबकी एफआईआर दर्ज करता है, वो अपनी बेटी की नहीं करा पाया। वहां दूसरा थाना था वो। ये इंडिया है, और जब जरूरत पड़ती है ना तो कोई काम नहीं आता। फिर बाद में वो तो पुलिस वाला था, तो उसने जो है वो उसकी बेटी को मौके पे ले गया वो, तो उसने बताया कि ये यहाँ जुआ खेल रहे हैं, ये बैठ के 4-5 यही तो है गैंग रेप करने वाले सारे। उनका कॉन्फिडेंस देखो, वहीं थे, भागे भी नहीं। तब वो उन सबको पीटता हुआ, क्योंकि पुलिस वाला था, उसने कई बार गुंडों को धर दबोचा था, तो उन सबको पकड़ के खुद ले गया वो थाने में। तो फिर वो गिरफ्तार हुए। अब ऐसा कौन करेगा कि अपराधियों को पीटते पीटते खुद ले जाए। तो जब नौबत आएगी ना, तब ये समझ में, इसकी गंभीरता समझ में आएगी। यहाँ का हर पल जो है वो आपको बहुत ऊंचा बनाता है, ताकतवर बनाता है अंदर से। ठीक है, ये जिन नेताओं की हम लोग चाटुकारी करते हैं वो भी काम नहीं आते, फोन ही नहीं उठाते, और ना उनके फोन से कुछ होता है। उनके फोन से इसलिए नहीं होता क्योंकि वो भ्रष्ट है और उन्होंने पैसा ले रखा है सबसे, तो उनके फोन की कोई अहमियत नहीं है। कुछ नहीं करा पाते वो, चाहे जितने बड़े मंत्री हों। तो अपना खुद का दीपक स्वयं बनना पड़ेगा, आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। आपको खुद को ज्ञानवान बनना पड़ेगा और अवेयर बनना पड़ेगा, जानकार बनना पड़ेगा, तभी आप अपने आप को बचा पाओगे। बहुत चुनौतियां हैं आगे आने वाले समय में। क्राइम कोई कम होने जा रहा है क्या? क्राइम बढ़ता जा रहा है, और असमानता बढ़ती जा रही है, भुखमरी बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, क्राइम बढ़ता जा रहा है। आप सब बचाओगे कैसे अपने आप को? अपने परिवार को कैसे सेटल करोगे? चुनौतियां भैया, तो बहुत काम की चीजें हैं। फैलाइए इसको, अगर हो सके तो ये भी एक सेवा का काम है। अगर आप खुद कर सके सेवा का काम तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई कर रहा है तो उससे जोड़ दीजिए। तो ये बहुत बड़ी चीज होती है। पहले हमारा नेटवर्क बड़ा जीवंत था, क्योंकि बच्चे यहाँ हर सप्ताह निवेदन करते थे, तो वो जोड़ते रहते थे। तो वो अभी यहाँ है नहीं, खुद तैयारी करने लगे वो, तो अभी हम उनको डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहते, इसलिए मैं ये पहल कर रहा हूँ। इससे मैंने शुरू किया। चलिए अब हम लोग शुरू करेंगे जनरल साइंस। तो जनरल साइंस के भी 2 हिस्से हैं हमारे। तो एक तो स्टडी के पर्पज से है, सीधा सीधा, जो सिलेबस के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, और आप जब किसी टॉपिक को पढ़ते हो तो वो महत्वपूर्ण हिस्से का प्रश्न बनाता है। ठीक है, जब आप पढ़ते हो पाचन तंत्र पढ़ते हो, तो पाचन तंत्र में, डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या इंपॉर्टेंट है, कौन सा एंजाइम इंपॉर्टेंट है, तो एंजाइम का नाम वगैरह है ना। हार्मोन के नाम होते हैं, हार्मोन के नाम आ जाते हैं, उनसे होने वाली बीमारी पूछ लेते हैं कई बार। तो वो एक तो वो हिस्सा होता है जो ज्ञान के आधार पे होता है। आप स्टडी करते हो और इंपॉर्टेंट चीज निकलती है, तो स्टडी के हिसाब से इंपॉर्टेंट होती है। तो विषय विशेषज्ञ जैसे इंपॉर्टेंट मानते हैं वो प्रश्न भी परीक्षा में आते हैं, जो सब्जेक्ट के एक्सपर्ट इंपॉर्टेंट मानते हैं। और एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एक्सपर्ट के हिसाब से नहीं होता, आपकी जिंदगी के हिसाब से इंपॉर्टेंट होता है। आपकी जिंदगी में वो बहुत बदलाव लेके आता है, वो प्रश्न बनता है। एक प्रश्न कौन सा बनता है? जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट के दिमाग में उसको लगता है कि ये इस विषय का सिलसिलेवार ज्ञान है और यहां आकर के कुछ क्रांतिकारी चीज हुई है इस ज्ञान में, इस पॉइंट पे आकर के ऐसी चीज हुई है, या ऐसी डिस्कवरी हुई है, या ऐसी खोज हो गई है, ऐसा कुछ हुआ है कि ये ना होता तो ये कंप्लीट नहीं होता। तो विषय विशेषज्ञ को पता होता है कि ये बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट है, वो परीक्षा में प्रश्न के तौर पे आता है, और वो केवल सब्जेक्ट एक्सपर्ट बता पाता है। तो एक तो हम वो बताएंगे आपको। दूसरा हिस्सा होता है कि इसका मनुष्य जीवन पे बहुत निगेटिव प्रभाव है या फिर पॉजिटिव प्रभाव है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, और इसका कुछ न कुछ पॉजिटिव और निगेटिव होने वाला है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस 2 तरह के होते हैं, नकारात्मक और सकारात्मक। निगेटिव इंपैक्ट होता है जिसमें बीमारी होती है या इस प्रकार का नुकसान होता है, और दूसरा
फायदा होता है। जैसे हम लोग बायोलॉजी में पढ़ते हैं तब एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन की बात करते हैं, तो इंसेक्ट्स के बेनिफिशियल वो है, पार्ट है, ये इंसेक्ट का बेनिफिशियल पार्ट है, यानी लाभकारी काम है, लाभकारी वाला है, लाभ देता है ना। शहद जो है वो लाभ वाला है, सेरिकल्चर लाभ वाला है, तो ये लाभ पहुंचाते हैं। नुकसान पहुंचाने वाले भी हैं, पेस्ट हैं, बहुत सारे बीटल्स हैं जो आपको अनाज को खराब कर देते हैं, आटा खराब कर देते हैं, फ्लोर खराब हो जाता है, दालें खराब हो जाती है, तो वो बीटल्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, तो वो निगेटिव इम्पैक्ट, ठीक है। तो हार्मफुल भी हो सकता है, बेनिफिशियल भी हो सकता है, तो दोनों तरह का हो सकता है। तो एक तो ये है जो हमको इंपॉर्टेंट बनाता है किसी हिस्से को, और दूसरा होता है सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट के हिसाब से इंसेक्ट का इवोल्यूशन कैसे हुआ। तो पंख वाले इंसेक्ट कौन होते हैं, एप्टेरिगोटा और टेरिगोटा, और बिना पंख वाले इंसेक्ट कैसे होते हैं, तो एप्टेरिगोटा होते हैं। तो वो सब्जेक्ट के हिसाब से वहां वो बताता है कि इन इंसेक्ट्स में पंख नहीं है और इनमें पंख है, ये उड़ सकते हैं, ये नहीं उड़ सकते। तो ये वाली जो चीजें हैं ये सब्जेक्ट एक्सपर्ट के द्वारा आती है। तो दो तरह से आपको साइंस में इंपॉर्टेंट चीजें मिलती हैं और प्रश्न होते हैं। कौन कौन सा हिस्सा हो गया, स्टडी सब्जेक्ट एक्सपर्ट के द्वारा और जिंदगी में इंपॉर्टेंट। तो परीक्षा आपकी जो है वो दो भागों में बटी होती है। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो सब्जेक्ट के हिसाब से आ जाते हैं, कुछ ऐसे आ जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है पेपर कौन बना रहा है इस बार का। तो पेपर बनाने वाले पे निर्भर करता है, उसमें प्रश्नों की मात्रा 60-40 है, 50-50 है, 75-25 है, ये उस पर डिपेंड करता है। तो ये हम नहीं कह सकते कि किस प्रकार का पेपर आएगा, लेकिन हम दोनों चीज आपको बताते चलेंगे। और जो हम जिंदगी वाला बताएंगे उससे आपकी जिंदगी जीने के नजरिए में फर्क पड़ता है। आपने अभी एक चेंज देखा होगा जिसको हम न्यू नॉर्मल बोलते हैं। तो न्यू नॉर्मल जब हम बात करते हैं खास करके पेंडेमिक के बाद, तो आप महसूस करने लगे होंगे कि जब भी बाहर से आते हैं तो अब आप हाथ अच्छे से धोते हैं, क्योंकि आपको लगता है आपने पता नहीं कहाँ कहाँ हाथ लगाया होगा और वायरस हो सकता है आपके हाथ में आ गया हो। कोरोना कितना फैल रहा है, कितना गंभीर है, उससे कोई लेना देना नहीं। आपकी आदत पहले भी कुछ लोगों की हो सकता है कि हाथ धोने की आदत रही हो, लेकिन फिर भी अब कुछ लोगों की आदत एकदम बदल सी गई है। मतलब उन्होंने बहुत मस्ट मान लिया, यानी घर में घुसे हैं, कुछ भी खाने पीने का काम करना है उससे पहले अच्छे से हाथ धोना, ठीक है। सैनिटाइजर तो कई लोग यूज करना लोगों ने बंद कर दिया है, क्योंकि वो एकदम अल्कोहल से अपना बार बार उसके कुछ नुकसान, नाखून भी वो थोड़े खराब होने लगते हैं, स्किन में भी थोड़ी वो जमने लगती है। तो सैनिटाइजर जो है वो मुझे नहीं लगता लॉन्ग टर्म तक लोग इस्तेमाल करेंगे, उसको छोड़ देंगे, क्योंकि वो उतना कारगर उस तरह से नहीं है। लेकिन साबुन से हाथ धोना मुझे नहीं लगता कि ये न्यू नॉर्मल का हिस्सा है। ये कैसे हुआ, ये किसने सिखाया, ये भी तो एजुकेशन था। कोरोना के समय में, पेंडेमिक में जो आपका एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो आपको करना था, कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर, उसमें यही था कि आपको एक शिक्षा मिली कि वायरस को साफ करो। वो अगर जाग आ जाते हैं तो उन जाग में वायरस खत्म हो जाता है। और अच्छे से आप 1 मिनट तक, 30 सेकंड तक, अगर 50 सेकंड तक आप हाथ मलते हैं साबुन से, तो बिल्कुल बहुत कम चांस रहते हैं कि आपके मुंह में वायरस जाएगा, क्योंकि आप 50 जगह पे हाथ लगाते हैं और उस जगह पर सैकड़ों लोगों ने पहले हाथ लगाए हुए हैं। तो उन जगहों पर वायरस जो है 8 दिन तक, 10 दिन तक जिंदा रह सकता है और आपका हाथ में जो है वो आ सकता है। तो अब ये एक, अगर आपकी आदत अभी भी नहीं बनी है तो बना लीजिए, आज की क्लास के बाद बना लीजिए। मुझे लगता है बन गई होगी, क्योंकि कोरोना ने हमको इतना डराया और इतना कुछ सिखाया और इतना विज्ञापन हुआ कि ये जो शिक्षा थी ये मास कम्युनिकेशन का पार्ट बन गई थी। तो अब ये जब भी कोई ऐसा पार्ट बन जाता है तो उसके बाद सिखाने को ज्यादा कुछ बचता नहीं है। ऐसी शिक्षाएं जब आप ऐसी कम से कम 50 तरह की बातें अपनी जिंदगी में शामिल कर लोगे तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। पर उसके पहले ज्ञान होना बहुत जरूरी है। बिना ज्ञान के ये सब चीजें शुरू नहीं होती है, ज्ञान के बाद ही आती है। जब हमको ज्ञान होता है कि ये करने से ऐसा होता है या ऐसा होता है हमारे शरीर में, फिर आपको पता चलता है तो आपका 3-4 तरीके के फायदे होते हैं। इकोनॉमिक फायदा एक ये होता है कि आप बीमारी से पहले बच जाते हैं तो डॉक्टर का पैसा बच जाता है, जांच का पैसा बच जाता है, दवाइयों का पैसा बच जाता है।
तो बहुत सारे तरीके के, एक दूसरा आपको एडमिट नहीं होना पड़ता, ये नहीं तो समय की बचत हो जाती, समय का फायदा हो जाता है। बीमार नहीं होने के कई फायदे, पैसे की बचत भी है, साइड इफेक्ट से भी बच जाते हैं क्योंकि बहुत सारी दवाइयां नहीं खानी पड़ती, समय बच जाता है और शरीर में गड़बड़ नहीं होती, तो आप लंबे समय तक अच्छे से जिंदा रहते हैं। तो कई तरह के फायदे होते हैं। तो चूंकि अब हम जिस हिस्से को शुरू कर रहे हैं तो वो हमको ये वाला हिस्सा भी देगा, ठीक है। और स्थित प्रज्ञ भी बनते हैं और आप रेशनल भी बनते हैं, और साइंटिफिक टेम्परामेंट आता है तो एजुकेशन में भी चेंज आता है, ठीक है। तो आप एजुकेशन को भी अलग तरीके से लेते हैं। तो आपके सामने देखिए, दुनिया में अभी जो बदलाव जिस तरह के हो रहे हैं, आप वर्ल्ड लेवल पे आप देख रहे हो बड़े बदलाव हो रहे हैं। भारत में भी राजनीति के तौर पे देखते हैं या और कई कारणों से देखते हैं तो हम देखते हैं कि कई तरह के बदलाव हो रहे हैं। लेकिन ये सब बदलाव जो है ये कोई एक्सपर्ट के लेवल पे नहीं है, ये कोई विषय विशेषज्ञ वाले लोग नहीं है, या ये कोई जानकार या पढ़े लिखे लोगों के द्वारा किए जाने वाले बदलाव नहीं है। पढ़े लिखे लोगों के द्वारा जो बदलाव किए जाएंगे वो नोबेल प्राइज जब मिलते हैं ना अक्टूबर में और समय, तो वो जो न्यूज आती है वो बदलाव उसमें काउंट होते हैं, उस समय दिखाई देते हैं। या फिर बड़ी जो साइंस रिपोर्टर टाइप की और अच्छी जो बड़ी नेचर और ये साइंटिफिक अमेरिकन और ये जो मैगजीन्स होती हैं, इसमें वो बदलाव दिखाई पड़ते हैं। पढ़े लिखे लोग जो बदलाव करते हैं वो वहां दिखाई पड़ते हैं। आप जो समाज में राजनीति में ये जो बदलाव देखते हो ये बहुत ही कम पढ़े लिखे और बहुत कम जानकार लोगों का बदलाव होता है, चाहे वो पुतिन के रूप में भी हो, क्योंकि जिसे इवोल्यूशन कहा गया है, जिसे मानवाधिकार कहा गया है, जिसे रूल ऑफ लॉ कहा गया है, उनसे दूर जा रही है दुनिया और एक अलग टाइप का ऑर्डर बन रहा है। तो ये जो ऑर्डर जा रहा है ये डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहा है और बिल्कुल अलग टाइप का। हो सकता है ट्रायल एंड एरर होकर के फिर मारदाड़ हो और फिर क्रांतियां चले और इन सब के अगेंस्ट फिर जनता क्रांति करे और फिर हो सकता है कि फिर जाकर के 20 साल में 30 साल में जाकर के फिर से हम वहीं पहुंचे जहां हम हो सकता है 2011 में दुनिया थी। तो ये सब चीजें बदलाव आएंगे, कई तरह की चीजें होंगी। लेकिन चूंकि आप सिविल सर्विसेज में जा रहे हो तो आप उस तरह का अंदाजा नहीं लगा सकते। आप केवल ऐसे सैंपल या ऐसे लेकर के सैंपल साइज लेकर के काम नहीं कर सकते। आपकी एक्यूरेसी रहती है और आपका तर्क तथ्य प्रमाण पे आधारित जिंदगी होती है। आप फैक्ट्स पे चलते हैं, आप आर्ग्यूमेंट पे चलते हैं, आप एविडेंसेस पे चलते हैं और उसके बाद आप अपनी जिंदगी को सेट करते हैं या अपने विचारों को सेट करते हैं। क्योंकि हमारा पढ़ाई करने का और हमारा तरीका जो होता है वो ये है, हम लोग एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकते। सिविल सर्विसेज के लोग एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकते। आपको प्रयोगधर्मी दूसरे तरीके से होना चाहिए, इनोवेटिव। देखो, इनोवेशन में और एक्सपेरिमेंट में अंतर है। इनोवेशन और एक्सपेरिमेंट को मिक्स मत करना कभी। प्रयोग और नवोन्मेष बिल्कुल अलग चीज है। नया कुछ करना प्रयोग नहीं है, ध्यान रखिए। प्रयोग जो है वो अलग चीज है। प्रयोग में निष्कर्ष नहीं निकले होते हैं। इसमें निष्कर्ष एक तरह से, नवोन्मेष में निष्कर्ष एक तरह का रहता है पहले से कि हम नया कुछ करने जा रहे हैं और नया कुछ करने जा रहे हैं, उससे हमको ये रिजल्ट निकलेंगे। प्रयोग में रिजल्ट नहीं पता होता। प्रयोग में रिजल्ट नहीं पता होता कि रिजल्ट क्या निकलेंगे। तो इसलिए दुनिया का जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो हम बात करते हैं उसमें आपको रेशनल बने रहना पड़ेगा, साइंटिफिक टेम्परामेंट वाला बना रहना पड़ेगा। इसलिए ये ज्ञान जो है ये आपको बहुत काम आने वाला है। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट हिस्सों को जो है हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। ये हिस्सा शुरू होता है जहां से ज्योग्राफी शुरू होती है और जहां से फिजिक्स शुरू होती है, यूनिवर्स। ठीक है, साइंस का ये हिस्सा हम शुरू कर रहे हैं यूनिवर्स से। और यूनिवर्स में खास करके हम मनुष्य को लेंगे तो पहले हम फिजिक्स वाला यूनिवर्स और ज्योग्राफी वाला जो यूनिवर्स पढ़ते हैं वो उस तरह से नहीं। हम लोग ये देखें कि यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में जो हिस्से होते हैं उसमें हम लोग बोलते हैं ना कि ये बायोस्फीयर है ना। तो हम उस हिस्से की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? बायोस्फीयर की बात कर रहे हैं। और जो पूरा बड़ा हिस्सा है जिसका ज्ञान हमको होना चाहिए, तो आप शॉर्ट नोट जो है इन सब के ऊपर एक एक पैराग्राफ लिखने की कोशिश कीजिएगा, जो जो मैं बताता जा रहा हूं। तो यहां से आपका स्टडी शुरू होगा। तो बायोस्फीयर, ठीक है। फिर ओरिजिन ऑफ अर्थ, एक शॉर्ट नोट लिखिएगा, ओरिजिन ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी की उत्पत्ति।
पृथ्वी की उत्पत्ति जब आप लिखना, एक टाइम टेबल होता है जिसको हम बोलते हैं जियोलॉजिकल टाइम टेबल, भूवैज्ञानिक समय सारणी। तो जब हिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे थे तब आपको मैंने एक क्लॉक के बारे में बताया था, 24 आवर का क्लॉक, कि अगर रात को 12 बजे पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो कितनी बजे फिर पृथ्वी ठंडी हुई और कितने बजे बैक्टीरिया आए थे और कितने बजे वायरस आए थे। तो 24 आवर क्लॉक जो है वो डाउनलोड कर लीजिए, वो इमेज में मिल जाएगा। केवल आप लिखेगा अर्थ का 24 आवर क्लॉक, ये लिखेंगे गूगल में तो एक क्लॉक आ जाएगा, एक घड़ी नुमा होगा जिसमें 24 घंटे का हिसाब किताब होगा, कौन कौन से घंटे में कितनी बजे क्या अपीयर हुआ था पृथ्वी पे। तो वो क्लॉक आप देखेंगे तो यहां से आपकी एक समझ शुरू होगी विज्ञान की, बेसिक समझ वहीं से शुरू होती है। और जिसको ये सब समझ आ जाते है वो फिर ऐसी बचकानी हरकतें नहीं करता है कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये दलित है, ये इस जाति का है, ये फलाना है, हम सब कम हो गए और हम खतरे में हैं। जैसे सभी खतरे में देखा जाए तो वहां देखोगे तो वायरस भी खतरे में आग का गोला थी पृथ्वी। ये सब मूर्खों के काम है, जिनने कभी हिस्ट्री नहीं उठाई, जिन्होंने कभी यूनिवर्स नहीं पढ़ा, जिन्होंने ओरिजिन ऑफ अर्थ नहीं पढ़ा, जो बिग बैंग नहीं जानते थे, जो बायोजेनेसिस हो, तमाम प्रकार की थ्योरीज नहीं जानते। तो बहुत संकीर्ण मानसिकता होती है, बहुत छोटी मानसिकता होती है। और चूंकि नहीं पढ़ना तो बहुत आरामदायक चीज है, नहीं पढ़ना तो मतलब कोई एक्टिव काम ही नहीं है, और वो सबसे ज्यादा वही है, डीजे लगा के नाचो तो कौन नाच सकता है। धीरे धीरे अभी हमारे बहुत सारे लोग थे जो हमारे संपर्क में थे और पहले नाचते कूदते थे, आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले। और जब बीच में वो पढ़ने लगे और उन्होंने कई बार सिविल सर्विसेज की रहे तो उनका नाचना वाचना सब बंद हो गया। और अब क्या वो हमको बोलते हैं क्या बेवकूफ आदमी है, क्या है। हमने कहा क्या हुआ, तुम भी तो यही करते थे 25 साल पहले। तो वो सब छूट जाता है, वो सब बचकानी चीजें हो जाती है। बहुत धीरे 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 आपकी चॉइस बदल जाएगी। आपके घर वाले कहेंगे तुम क्या हो गए, आपको कई बार ऐसे किसी फंक्शन में जाना ही बेकार लगने लग जाएगा। आप बोले टाइम वेस्ट है क्या, मतलब बोले तुम्हारा ये अभी ये हो रहा है, दिवाली आ रही, तुम ये खरीद लो, अपने घर में शादी तुम ये खरीद लो। आपको क्या नहीं है मेरे पास, कोई खरीदने की जरूरत नहीं है। पहले जब भी आप परेशान करते थे कि हमको खरीदना है, और अब वो कहते हैं तो आप नहीं खरीदते, और वो चाहते हैं कि आप खरीदो, आप खरीदते नहीं हो। क्यों? क्योंकि समझ आ गई ना, समझ आ गई तो आपकी चॉइस बदल जाएगी, आपके वीडियो की चॉइस बदल जाएगी। आपका यूट्यूब का पूरा रिकॉर्ड देखा जाए तो आपका बिल्कुल एक अलग टाइप का होता है, एक जो साधारण व्यक्ति का देखो उसका बिल्कुल अलग होता है, आपका बिल्कुल डिफरेंट होता है। कपड़ों की चॉइस चेंज हो जाती है, रहना सहना चेंज हो जाता है, मित्र चेंज हो जाते हैं, फ्रेंड्स चेंज हो जाते हैं। तो ये सब चीजें ज्ञान आने के साथ साथ होता है। ये नहीं हो रहा है इसका मतलब है ज्ञान भी नहीं आ रहा है, ध्यान रखो, ये उसका क्रॉस टेस्ट है, ये होगा। और लोग कहेंगे भी सही कि तुम बदल गए हो। अगर किसी के आईएएस बनने की संभावना है और निकट भविष्य में वो आईएएस बनने वाला है, तो इसका मतलब है कि उससे 99% लोग जो मिलते थे पहले और अभी मिलते हैं वो सब बोलते हैं कि तुम बहुत बदल गए हो। और ये अगर आपको सुनने को बहुत ज्यादा मिल रहा है और बार बार मिल रहा है, इसका मतलब है कि आप बहुत जल्दी बनने वाले हो। जैसे जैसे आप बनने वाले हो वैसे वैसे ये बहुत ज्यादा सुनने को मिलेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। और ये नहीं मिल रहा है इसका मतलब आप गलत रास्ते पे, कुछ होना जाना कहीं नहीं है, कुछ नहीं, और यहीं घूमते फिरोगे। जिस भी मोहल्ले में आप रहते हो, जिस पार्क में आप टहलते हो, बस वहीं टहलते मिलोगे और उसी मोहल्ले में रहोगे और यही दोस्त रहेंगे और यही सब रहेगा। इसलिए चेंज बहुत जरूरी है, उसमें चेंज आता है। कोई ये कहे कि नहीं सर वो तो आपकी गलतफहमी, वो तो हम तो बन जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता भैया, ये हमारा अनुभव है। इतने सालों में हमने देखा है कि ये हो के रहता है, बदलाव आता है, चॉइस बदल जाती है, खाने पीने की चॉइस बदल जाती है, सोने बैठने की उठने की चॉइस, बॉडी लैंग्वेज पर। इसलिए हमारे यहाँ कोई गलत बॉडी लैंग्वेज से बैठा रहता है तो यहाँ फर्स्ट डे जो आता है उसकी बॉडी लैंग्वेज अलग रहती है, और 8-10 क्लास हो जाता है उसके बाद बॉडी लैंग्वेज अलग रहती है, अपने आप चेंज हो जाती है उसकी, हमको बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन किसी की बहुत ही ज्यादा कुसंस्कार भरे पड़े हैं तो वो उछलता है, तो वो फिर उसको बोलना पड़ता है, थामना पड़ता है उसको। तो वो यही संस्कारीकरण है, संस्कृताइजेशन, यही मान के चलिए। इसी को आप सोशियोलॉजी में, एंथ्रोपोलॉजी में जब जाकर के पढ़ोगे तो ये उसी को बोलते हैं संस्कृताइजेशन, संस्कृतिकरण। यही तो है सोशलाइजेशन, जो कि स्कूल में हो जाना चाहिए था। अब ये लेक है, कहीं न कहीं गैप है, ये पेरेंट्स को करना था, टीचर्स को करना था, हमारे जो रिलेटिव्स हैं, जो समझदार लोग हैं, उनको ये करना था, लेकिन ये लेके
वो यहाँ आके कंप्लीट होता है। तो फोर्थ पेपर आपका अपने यहाँ, इस क्लास का फोर्थ पेपर अपने आप ही तैयार हो जाता है, अलग से तैयार करने की जरूरत ही नहीं। पूरा फोर्थ पेपर 250 नंबर का और इंटरव्यू पूरा तैयार हो जाता है। तो ये इसीलिए होता है। तो साइंटिफिक टेम्परामेंट उसी से आता है, ध्यान रखो। आप श्रद्धा बढ़ेगी, प्रकृति के प्रति श्रद्धा बढ़ेगी आपकी, शक्तियों के प्रति, जिन हम परमात्मा की बात करते हैं, प्रकृति की बात करते हैं, सुपर नेचुरल पावर्स की बात करते हैं, उनके प्रति श्रद्धा बढ़ेगी आपकी कि जरूर जो है ये वंदनीय है, पूजन करने योग्य और ये सब मानने योग्य है, कोई सामान्य घटना नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन उसके लिए आप पोंगापंथी में नहीं जाओगे, सुपरस्टिशियस नहीं होने वाले आप लोग कि अंधविश्वासी हो गए और कहीं कुछ करने लगे, ये सब नहीं करना, इसकी जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो बहुत अच्छी क्वालिटी डेवलप करने के लिए हमेशा जिस भी व्यक्ति को अगर रोशन दिमाग आदमी बनना है तो उसको ब्रॉड माइंडेड बनना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, ओरिजिन ऑफ अर्थ जरूर पढ़े ऐसा आदमी। ओरिजिन ऑफ अर्थ पढ़ाइए और धार्मिक सिद्धांत भी बताइए, एकदम बकवास लगने लग जाएंगे। ईसाई बोलते हैं कि 6 दिन में, बाइबल में लिखा हुआ है 6 दिन में पूरी दुनिया बन गई, एक दिन में ये बन गया, एक दिन में वो बन गया, एक दिन में बकरी बन गई, एक दिन में आदमी बन गया, एक दिन उसकी फिर 6वीं पसली से औरत बन गई, 5वीं से किससे कोई जो भी है वो ऐसा हो गया। वो बोलते हैं आदम हवा बन गया, ये एडम ईव बोलते हैं, हमारे यहाँ बोलते हैं ब्रह्मा ने मुख से सब बना दिया और सब वहां से पृथ्वी बन गई। सब बकवास लगेगी, एकदम ऐसा लगेगा कि इससे बकवास और कोई चीज नहीं हो सकती। ये क्या हुआ, मतलब सारे धर्म एक साइड में बिल्कुल एक पिटारे में बंद करके फेंक फाक दो उनको, ऐसा लगेगा कि सब बकवास चीज है, 100% बकवास चीज है। अब ऐसे में आपको कोई ग्रह नक्षत्र के हिसाब से बेवकूफ बनाए अंगूठी पहनाने की बात करे तो ये सब बेकार है। वो एक अंगूठी की ध्यान रखने, मैंने कहा ना, वो मेरा एक दोस्त था, वो अंगूठी पे बहुत ज्यादा ध्यान रखता था, तो इंटरव्यू चला गया उसका, बल्कि और उस पर ध्यान रखने की वजह से चला गया उसका, बहुत ही ज्यादा फोकस करता था, इतना 3 बार गिर पड़ा, तो कपड़े भी गंदे हो गए इंटरव्यू में पहुंचते पहुंचते, बहुत अच्छे सिलाए थे, सब किए थे, इतना फोकस कर रहा, उसको लग रहा था ये हुई मतलब मैं आईएएस, ये मतलब मैं आईएएस, अंगूठी को देख देख के वो आईएएस बन रहा था। तो ऐसे नहीं होता, आपका कर्म जो है वो आपको महान बनाता है। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है, हमारे गुरुजी ने लिखा योग निर्माण सत्संकल्प में, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है, ये विश्वास करना चाहिए। अत्त दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बने, किसी दूसरे के अंदर प्रकाश ढूंढने की जरूरत नहीं है। विवेकानंद भी यही कहते थे, भगवान बुद्ध भी यही कहते थे, गुरुजी भी हमारे यही कहते थे, अपना दीपक स्वयं बनो। कोई आपका उद्धार नहीं कर सकता, कोई दूसरा आकर के आपका उद्धार नहीं करेगा, आपको खुद को अपना उद्धार करना। उपनिषद भी यही कहता है, शंकराचार्य जी भी यही कहते हैं, ठीक है, आत्मा ही वही ब्रह्मा है ना, और हम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। और वो तो अद्वैत की बात करते हैं, दूसरा कोई है ही नहीं, तो यानी कि मेरे सिवाय कोई दूसरा नहीं है, तो बात ही खत्म हो गई ना, फिर तो ईश्वर का अंश भी मैं ही हूं। और उसी को बोलते हैं हम नर से नारायण बन जाए, तो मामला, तो दूसरा तो कोई झंझट ही नहीं है, दूसरा है ही कहां, कोई दूसरा ही नहीं है, हम ही है, ठीक है। और वो अल्लाह वाला मुसलमान गाना सुन ले तो उसमें क्या है, वो यही है। कबीर वाला सुन लो तो कबीर क्या बोलता है, यही है। गुरु क्या दिखाता है, गुरु यही बोलता है कि तुम ही हो गुरु और कुछ नहीं करता, गुरु इतनी सी बात बताता है। सदगुरु मिल जाता है तो वो बात बताता है कि तुम हो, बस अपने आप को पहचान जाओ, इतनी सी बात है। तो अपने को पहचानने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले ज्ञान के जो आडंबर हैं उनको तो उतार के फेंकना पड़ेगा ना, कि वो ज्ञान के आडंबर आए कहां से। तो तुम क्रॉस चेक करके बता दो, तुम जो बोल रहे हो उसको क्रॉस चेक करके बता दो, वो एविडेंस कहीं मिलना चाहिए ना। अगर किसी आदमी की हत्या हुई तो हथियार मिलना चाहिए, खून मिलना चाहिए, डेड बॉडी मिलनी चाहिए, घाव मिलना चाहिए, हत्यारा मिलना चाहिए, फुटप्रिंट मिलना चाहिए, वहां कोई आया हो, वहां से कोई उतरा हो, सीसीटीवी है तो फुटेज मिलने चाहिए, बहुत कुछ होगा ना। ऐसे थोड़ी अचानक से कुछ भी कोर्ट कैसे सजा देता है, ऐसे थोड़ी होता है। आपने कह दिया धर्म ग्रंथ में, पुराणों में बोल दिया, कहीं किसी ने बाइबल में बोल दिया, किसी ने कुरान शरीफ में बोल दिया, ऐसे थोड़ी होता है। आपके बोलने से क्या होता है, उसके सबूत कहाँ है। विज्ञान सबूत देता है, 50 तरह के सबूत देता है विज्ञान, 50 तरह के सबूत देता है, केमिकल वाले भी देता है, साल के हिसाब से गणना करके बताता है, चट्टानों में होता है तो क्रम बताता है,
कि ऊपर की चट्टान इसी युग की है, इसके क्रम में ये देखो ये है, हमने बताया था वो, ये इसी युग का जियोलॉजिकल टाइम टेबल आपको 50 तरह के एविडेंस देता है। नदी उस समय में बहती थी और हम कह रहे हैं कि ये ज्योग्राफी थी और ये नदी थी, तो नदी का स्तर ये था, अपने साथ ये चीजें, ये कॉन्ग्लोमरेट ये वाला यहाँ मिलेगा, ये बहा के ला रही है, ये देखो ना, ये बहा के ला रही है, ये वाली लेयर में देखो निकाल के, इसी में आपको इस युग का एविडेंस मिलेगा, इसी में फॉसिल मिलेगा, फॉसिल का फिर आप कार्बन डेटिंग कर लो, पोटेशियम आर्गन कर लो, डेंड्रोक्रोनोलॉजी कर लो, आप ये कर लो, वो कर लो, किसी से भी मिला लो। फिर जो जियोलॉजी वाले जो होंगे, भूगर्भिकी वाले, वो अलग अलग तरह के स्तरों का अध्ययन करके आपको बताएंगे। हिस्ट्री में जाओगे तो हिस्ट्री वाले उसी बात को लिख रहे हैं। तो हजारों तरह के जो अध्ययन के पैमाने हैं वो सारे के सारे एविडेंस का पार्ट बनते हैं, उससे फिर हमारा दिमाग खुलता है। और जैसे माइक्रोस्कोप का विकास होता गया, पहले सरल प्रकार का सूक्ष्मदर्शी था, सिंपल माइक्रोस्कोप था, जो हमारा ग्लोरी मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, उसको आप बीच में लेके आते हो तो कोई भी चीज बड़ी दिखती है, वो सिंपल माइक्रोस्कोप है। फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप आया, जब हमने 2 प्रकार के लेंस को जोड़ा तो चीजें और बड़ी दिखने लगी, 10 गुना ये कर देता था, 10 गुना वो कर देता था, 100 गुना हो गया। हमने 20x या 100x का आईपीस लगा लिया, नीचे ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने फिर वहां पे भी 100x लगा लिया तो 1000 गुना हो गया। अब हम 1000 गुना बड़ा देख सकते हैं। बाद में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया, फेज कंट्रास्ट आया, और ऑटो रेडियोग्राफी को लेके रेडियो वाला जो आया, या फ्लोरोसेंट आया, तो हम फ्लोरोसेंट कलर डाल करके उस पर्टिकुलर ऑर्गन को या पर्टिकुलर हिस्से को बहुत अच्छे से फ्लोरोसेंट कलर में देख सकते थे, डाई कर सकते थे उसको। तो जैसे जैसे माइक्रोस्कोप में डेवलपमेंट होता गया, जैसे जैसे इवोल्यूशन हम लोग समझते गए, उसका जो विकास हुआ, उसको हम लोगों ने जब देखना शुरू किया, तो अगर 1930 में अगर कोई चीज आई है और सन 1800 में यदि कोई आविष्कार है, इसलिए आप देखोगे लेमार्क बहुत सारी चीजें नहीं बता पा रहा है, डार्विन बता पा रहा है, लेमार्क वो नहीं बता पाता। लेकिन लेमार्क का इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि डार्विन के समय में कुछ कुछ डेवलपमेंट था, तो उसके दिमाग की बात दूसरी होगी। और फिर वाटसन क्रिक जब 1953 में नोबेल प्राइज लेते हैं डीएनए के ऊपर, तब तक तो बहुत कुछ डेवलपमेंट हो चुका था। अगर 50 तरह की चीजें आविष्कृत, अब मान लीजिए कोई व्यक्ति मकान बनाने वाला ठेकेदार है और मार्केट में बहुत अच्छा बेसिन जो होते हैं, वो अच्छी कंपनी वाले ने बेसिन निकाला, विज्ञापन आते हैं, और बहुत जो बड़े बड़े जो सिनेमा स्टार हैं वो सब बोलते हैं मैं तो अपने बाथरूम में यही वाला फिटिंग कराऊंगा, और आपके ठेकेदार ने उसी की फिटिंग कराई तो आपका बाथरूम तो और चमचमाएगा। लेकिन उसका आविष्कार तो अभी अभी हुआ है बेसिन का, वो अभी अभी किसी कंपनी ने बना करके इतना चमचमाता हुआ दिया है। मान लीजिए 20 साल पहले दिया है, तो 20 साल पहले जो बाथरूम बनाया था ठेकेदार ने, वो बेवकूफ थोड़ी था, बस उसके पास वो चीजें अवेलेबल नहीं थी। इसलिए समय के साथ साथ जो वैज्ञानिक होते हैं, जो इतिहासकार होते हैं, जानकार होते हैं, वो उस समय की उपलब्ध सामग्रियों के आधार पर विचारों को लिखते हैं। इसलिए ये डायनेमिक है, ये गतिशील होता है, ये स्थिर नहीं है। इसलिए माइक्रोस्कोप जैसे जैसे विकसित होते गए, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया तो आप कोशिका में और ज्यादा अंदर से जा सकते थे, तो आप और अच्छे एविडेंस दे पाओगे जीवन के बारे में, जीवन की उत्पत्ति के बारे में, पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में। जिस दिन एलन मस्क का स्टारशिप काम करने लग जाएगा, जिस दिन नासा भी और अच्छा, और हम लोगों भी है इसरो की तरफ से, तो हम चंद्रमा के बारे में ज्यादा फैक्ट दे पाएंगे, मार्स के बारे में ज्यादा फैक्ट दे पाएंगे, ज्यादा ज्ञान होगा। तो वो जो स्पेस की दुनिया है उसके बारे में ज्यादा ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको फ्रीक्वेंसी बढ़ाना पड़ेगी स्पेस के साथ, तब जाकर के रिसर्च हो पाएगी। तो ये जो जिस फील्ड को हम पढ़ने जा रहे हैं बड़ा डायनेमिक है, और इसमें हम किसी भी वैज्ञानिक को या इतिहासकार को या किसी भी जानकार को इस कारण से क्रिटिसाइज नहीं करेंगे कि ये तो क्या बता रहा था और क्या निकला, इसके हिसाब से तो ये था। अरस्तु के हिसाब से बहुत सारी चीजें थी, लेकिन अरस्तु को हम फादर ऑफ बायोलॉजी भी बोल देते हैं, फादर ऑफ सबका बोल देते हैं कि भाई ये तो सबके ही फादर थे, लेकिन वो तो बहुत सारी गलत बातें कहते हैं। लेकिन वो उस समय बोलते थे, चाणक्य के समय में, लगभग अरस्तु का समय और चाणक्य का समय, प्लेटो का समय था,
तो 200-300 बीसी में एक व्यक्ति बोल रहा है जब विज्ञान का कुछ भी अता पता नहीं था, वो विज्ञान के बारे में बात कर रहा था, ये हमारे कणात कर रहे थे, इसलिए वो महान है, वो चीजें बहुत महान है। वैशेषिक दर्शन जिसको हम बोलते हैं, पदार्थ विज्ञान के ऊपर है, मटेरियल साइंस है, वो उस जमाने में बात करना, कोई यंत्र नहीं है आपके पास। चरक और सुश्रुत को हम लोग इसलिए इंपॉर्टेंस देते हैं क्योंकि उन्होंने उस समय में सर्जरी और मेडिसिन की बात की थी, जब इतने इक्विपमेंट नहीं थे, जब इतना एजुकेशन नहीं था। हम आयुर्वेद के बारे में, जो पतंजलि का आयुर्वेद है, वो उस समय की बात बहुत बड़ी बात थी। वो चिकित्सा की एक पद्धति होना कितनी बड़ी बात थी। तो ये आविष्कार तो अभी हुआ है, माइक्रोस्कोप बाद में आए हैं, ऑपरेशन ऑटोक्लेव बाद में आया है, और आपने जो जितने एंटीबायोटिक खोज निकाले ये सब अभी हैं। एंटीबायोटिक नहीं होते तो ऑपरेशन संभव ही नहीं होते। एंटीबायोटिक की वजह से आप रोक पाते हैं ना बैक्टीरियल इन्फेक्शन को, नहीं तो जो भी ऑपरेशन करते हैं वो टांके पक जाते हैं और आदमी उस घाव से ही मर जाता, ऑपरेशन वाले घाव से मर जाता। आपने जो चीरा लगाया उसी से उसकी डेथ हो जाती, एंटीबायोटिक उसको रोक देते हैं। तो हर तरह का जो चिकित्सा विज्ञान में आविष्कार हुआ है वो एक क्रांति है, और एक एक आविष्कार ने आगे की सीढ़ी को प्रशस्त किया है। इसलिए किसी भी साइंटिस्ट को, किसी भी जानकार को आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, उसके कंट्रीब्यूशन को पढ़ते हैं कि इसका कंट्रीब्यूशन उस समय में ये था, ठीक है ना, इसका इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब डीएनए नाम नहीं सुना था तो वो डीएनए की बात कैसे कर सकता है। हरगोविंद खुराना ने उस समय में जो बात की थी वो आज के हिसाब से तो बहुत सारे नोबेल प्राइज आप और पढ़ लो, 1980 के बाद के नोबेल प्राइज पढ़ लो फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन के या केमिस्ट्री के, तो आपको हरगोविंद खुराना का लगेगा यार ये तो उतना अच्छा नहीं है, मतलब उससे तो बहुत फाइन चीजें आपके पास है और एक्स्ट्रा मटेरियल है, एक्स्ट्रा जानकारी। लेकिन हरगोविंद खुराना जिस समय में बोल रहे थे उस समय में कितना अल्प ज्ञान था। वो आर्टिफिशियल डीएनए के बारे में बात कर रहे थे, आर्टिफिशियल जीन के बारे में बात कर रहे थे, वो जेनेटिक कोड की बात कर रहे थे। तो जेनेटिक कोड की स्टडी में नीरेनबर्ग और खुराना, इनको नोबेल प्राइज मिला था जेनेटिक कोड के लिए। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज हो गई आगे ना के ऊपर। ये क्या है, ये विषय विशेषज्ञ वाली बात है जो मैं बता रहा था कि सब्जेक्ट एक्सपर्ट जिसको इंपॉर्टेंट बताएंगे ये उस हिस्से का पार्ट है। लेकिन आपकी दैनिक जिंदगी में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। यहाँ पे हमारी जिंदगी को प्रभावित करने वाली चीज कौन सी है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। जब हम डीएनए की बात करें, क्योंकि सबसे ज्यादा हमारे यहाँ जो होती है वो एक बार ट्रेन में जब हम यात्रा कर रहे थे, स्लीपर क्लास था, तो एक पुलिस कांस्टेबल जो है ड्यूटी पे था और सागर में फॉरेंसिक लैब है, हमारी लैब फॉरेंसिक लैब मध्य प्रदेश की कहाँ पर है, सागर में। तो वहां के लिए 10-12 साल 15 साल पुरानी बात है। तो फॉरेंसिक लैब के लिए वो तो किसी महिला का यूट्रस था, तो वो डेथ हो गई होगी। पोस्टमार्टम में जो यूट्रस निकला उसका, उसको एक बैग में पैक किया गया था और बैग में पैक करने के बाद उस पर एक स्लिप लगी हुई थी जिसमें उस महिला का, पेशेंट का नाम और वो डिटेल्स थे और इसमें क्या है, तो यूट्रस है। उसका तकिया बना करके और वो ऊपर वाली सीट पे ऐसे सोया हुआ था। तो हम जैसे ही खड़े हुए, मैंने वो जो पढ़ा उसके ऊपर जो लिखा हुआ था पूरा डिटेल, तो हमने कहा ये तो महिला, उसको शायद बताया नहीं गया होगा, नहीं तो वो यूट्रस पे तो नहीं सोता, क्योंकि वो तो पोस्टमार्टम के बाद निकाला हुआ यूट्रस है। विसरा भी बोलते हैं हम लोग अंदर के पार्ट को और उसको, और यूट्रस। तो वो फॉरेंसिक लैब के लिए वो ले जा रहा था, बाय हैंड वहां देने के लिए जा रहा था। तो शायद कोरियर नहीं करते होंगे, उसका कुछ बहुत सारे प्रोसीजर है, तो वो जा रहा था, पर वो उसके ऊपर लेट करके जा रहा था। बात समझ में आ रही ना। तो ये इसका मतलब है कि ये जो जितनी भी चीजें आप पढ़ते हो ना, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग से लेकर के ये सब, ये हमारे दैनिक जीवन के, हमारे घर परिवार में यदि कोई आफत आ जाए, कुछ हो जाए, पुलिस केस हो, फॉरेंसिक मटेरियल, क्रिमिनोलॉजी से रिलेटेड कोई चीज हो, तो ये सब हमारे दैनिक जीवन के काम की चीजें हैं। हमारे जीवन में ये सब चीजें आती हैं। ठीक वैसे ही आईपीसी की धाराएं आती है ना, वैसे ये एंजाइम्स, ये वो रिपोर्ट्स, ब्लड रिपोर्ट, सबका पाला पड़ता है। और अभी कोरोना में किसका पाला नहीं पड़ा इन सब चीजों से। इसलिए जनरल साइंस जो आपके सिलेबस में रखा गया, उन्होंने स्पष्ट लिख दिया कि दैनिक जीवन में एक ग्रेजुएट आदमी जो साइंस के बारे में महसूस करता हो,
वैसा साइंस जो है उसको पता होना चाहिए। अब इसकी कोई सीमा नहीं है कि ग्रेजुएट आदमी क्या महसूस करेगा। सिलेबस क्या लिख दिया उन्होंने, ग्रेजुएट आदमी जो महसूस करता हो, ग्रेजुएट आदमी क्या महसूस करेगा, कैसे करेगा? ग्रेजुएट तो कोई किसी में भी हो सकता है, दर्शन शास्त्र से भी हो सकता है। दर्शन शास्त्र वाला साइंस में क्या महसूस करेगा? या हिस्ट्री से या कॉमर्स से पढ़ा हुआ ग्रेजुएट कैसे महसूस करेगा? उसको पता ही नहीं है। जानकारी जब तक नहीं होती तब तक हम लोग नहीं समझ सकते। जानकारी के अभाव में या तो हम अनावश्यक डरते हैं, डर लगता है, परेशान होते हैं, और या फिर बिल्कुल कुछ नहीं समझते उसको। ठीक है, कई लोगों को आपके घरों में भी ऐसे बहुत सारे जानकार लोग होंगे जो ये जानते होंगे कि कौन सी चीज खाने से पहले क्या नहीं खाना चाहिए और किस चीज को खाने के बाद ये नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने जिंदगी में कहीं ना कहीं महसूस किया है या कहीं ना कहीं पढ़ा है या उनको किसी ने सिखाया है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वो आपको बताते हैं कि नहीं? लेकिन अगर आपको न पता हो तो आपको तो लगता है कि ये सीरीज है खाने की, मतलब ये किया जा सकता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन वो जब बताते हैं उसके बाद से आप हमेशा याद रखते हो, बल्कि आप भी कई बार कई लोगों को बताते हो कि ये ऐसा नहीं करते कि इसमें यूं होता है, और उसका अगर उन्होंने कारण बता दिया, एविडेंस दे दिए और अगर बहुत सारे फैक्ट्स बता दिए तो आर्ग्यूमेंट के बाद तो बिल्कुल ही कुछ बचता नहीं है। फिर तो आपको लगता है कि ये बिल्कुल परफेक्ट चीज है, और आपके साथ अगर घटित हो गया वैसे ही कि ऐसा करने से ऐसा हुआ, तो फिर तो सवाल ही नहीं उठता, आप उस गलती को कभी नहीं करोगे। ऐसा होता है ना? तो ये जानकारी के बाद होता है। तो इसको पकड़िए, इसका एक अलग नोट्स बनाइए, ये आपकी जिंदगी भर के लिए। तो एक अलग से नोट्स बनाइए साइंस का। और आज मैं आपको एक होमवर्क देता हूं जहां से हमको शुरू करना है, वो है खास करके जीव विज्ञान की शाखाएं, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। मैं आता हूं अपने टॉपिक पे वापस, लेकिन आज के थोड़ा सा होमवर्क लिखिए। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान की शाखाएं, कौन कौन सी शाखाएं, ठीक है? शाखाओं को लिखिए, यहां से आपके अच्छी शुरुआत होगी जब आप इसको करोगे तो। और हर शाखा के बारे में एक एक लाइन में उसका डेफिनेशन लिखिए कि वो क्या, किसकी स्टडी होती है उसमें, ठीक है? केवल शाखा का नाम नहीं लिखना, वो शाखा किसकी स्टडी करती है, क्यों जानी जाती है, ठीक है? एक और होमवर्क लिखिए, कोशिकाओं के प्रकार। मानव शरीर में कोशिकाओं के प्रकार, कितने प्रकार की कोशिकाएं होती हैं? टाइप्स ऑफ सेल्स या सेल्यूलर डिफरेंशिएशन इन ह्यूमन। ये मनुष्य के बारे में हम लोग यहाँ जब भी कुछ पढ़ेंगे तो उसमें मनुष्य वाला हिस्सा ज्यादा होगा, ठीक है? क्योंकि मानव वाले हिस्से से ज्यादा प्रश्न आते हैं, और 90% प्रश्न जो होते हैं वो बॉटनी जूलॉजी से ही होते हैं, बायोलॉजी से होते हैं। 10% में फिजिक्स केमिस्ट्री आता है, उसमें भी आईटी वाला पार्ट ज्यादा होता है, ठीक है ना? तो हम इसी पे ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि जीवन से सीधा जुड़ा हुआ है। इसमें पर्यावरण भी आ जाएगा, इकोलॉजी भी आ जाएगा। पर्यावरण और इकोलॉजी इसी का पार्ट होगा। तो ये आज का होमवर्क रहेगा आपका, ठीक है? कल मैं थोड़ा सा आपको सप्ताह भर का होमवर्क दूंगा, उसका हिस्सा ज्यादा रहेगा। एक जियोलॉजिकल टाइम टेबल है जो अभी ऊपर आपको बताया, जियोलॉजिकल टाइम टेबल मैंने कई बार क्लास में पढ़ा है। पुरानी क्लास में जाकर के हम ग्रुप में डलवा देंगे उसको। अगर आप ग्रुप में जुड़े हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आपको एक फायदा और होगा कि करंट वाला तो मिलेगा ही, साथ साथ हम जिन पुराने एपिसोड्स का या पुराने जो हमारे लेक्चर्स हैं जिनका जिक्र करते हैं वो भी डलवा दिया करेंगे। तो हमारे वॉलंटियर जो है वो डाल देंगे उस पर, तो उससे जुड़ी हुई चीजें जो है आपको साथ साथ वहां मिल जाएंगी। तो उसको आपको खोजना नहीं पड़ेगा, प्लेलिस्ट वगैरह में नहीं जाना पड़ेगा। आप केवल ग्रुप में जो आता है उसको भी अगर आप समय पे देख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है? तो जियोलॉजिकल टाइम टेबल में यहाँ बहुत समय लगता है, एक क्लास ऑलरेडी उसके ऊपर ली हुई है, तो वो आपको बता देंगे, तो वहां से आप सुन लेना। मैं अभी रिपीट नहीं करना चाहता उसको, लंबा है। लेकिन पृथ्वी की उत्पत्ति के ऊपर, बिग बैंग के ऊपर जरूर एक पैराग्राफ लिखिए, है ना? पृथ्वी की उत्पत्ति पे या ब्रह्मांड की उत्पत्ति, उसमें पृथ्वी की उत्पत्ति। इसके बाद जीवन का उद्भव, ओरिजिन ऑफ लाइफ, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इसके बाद वो आता है ओरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन की उत्पत्ति। जीवन की उत्पत्ति के लिए हमने कुछ तो बताया कि कुछ माइथोलॉजिकल चीजें हैं जो अलग अलग धर्मों की हैं, तो वो भी आप लिखेगा जरूर कि अलग अलग धर्म क्या कहते हैं,
तो एक एक पैराग्राफ में अपना अपना ये पढ़ लीजिएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। लिखने की जरूरत है आपको ओरिजिन ऑफ लाइफ की थ्योरी एआई ओपेरिन की, उसको बोलते हैं बायोजेनेसिस, बायोजेनेसिस या फिर उसको बोलते हैं मॉडर्न थ्योरी, आधुनिक सिद्धांत, जीवन की उत्पत्ति का आधुनिक सिद्धांत, सबसे आधुनिक सिद्धांत। केमिकल इवोल्यूशन भी बोलते हैं इसको, रासायनिक संश्लेषण की थ्योरी, केमिकल सिंथेसिस, थ्योरी ऑफ केमिकल सिंथेसिस, थ्योरी ऑफ केमिकल सिंथेसिस, यानी हम रसायनों के संश्लेषण से हमारा निर्माण हुआ है, जीवों का निर्माण हुआ है। तो प्रकृति में रसायनों का संश्लेषण हुआ है। इसको आप बहुत मटेरियल है, बहुत इंटरनेशनल लेवल तक अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज के मैटर में जाएंगे तो ग्राफिक्स, एनिमेशंस, वीडियो यूट्यूब के एक से एक मिलेंगे आपको, लेकिन पढ़िएगा, इस सिलसिले से पढ़िएगा। यहां से केमिकल सिंथेसिस जब आप पढ़ेंगे, एआई ओपेरिन, OPARIN, ओपेरिन रशियन साइंटिस्ट है। ओपेरिन जो है रशियन साइंटिस्ट है, बायोलॉजिस्ट, एआई ओपेरिन, इनका खोजा हुआ सिद्धांत है ये, इन्होंने बनाया है। और ये सिद्धांत इसलिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसका एक्सपेरिमेंट जो सपोर्ट में एक्सपेरिमेंट किया था मिलर और यूरे ने किया था, मिलर और यूरेज एक्सपेरिमेंट, मिलर और यूरे का एक्सपेरिमेंट, मिलर MILLER एंड यूरे UREAY, यूरे। इनका एक्सपेरिमेंट जब आप पढ़ोगे तो पूरा ऐसा लगेगा कि ये ओपेरिन ने जो भी कहा है वो बिल्कुल सही है। यहां आकर के जीवन की उत्पत्ति कंप्लीट होती है। तो मैं थोड़ा संक्षिप्त में बता देता हूं आपको यहां कि जीवन की उत्पत्ति के लिए उन्होंने कहा कि जब पृथ्वी जब ठंडी होने लगी तो पानी बना था, और चूंकि एटमॉस्फेयर एनारोबिक था, शुरू में ऑक्सीजन नहीं थी एटमॉस्फेयर में, तो ऑक्सीजन जब पहली बार आई तो पानी बना, H2O, तो हाइड्रोजन के साथ मिलकर के पानी बनाया उसने। इस प्रकार से CO2 बनी फिर कार्बन के साथ मिलकर के, और CO2 और H2O मिले तो साधारण CH4 जैसे मीथेन और पानी और ये सब मिले तो HCHO फॉर्मेल्डिहाइड जैसे मिले, और उनका जब बहुलीकरण हुआ, पॉलीमराइजेशन हुआ, तो HCHO से C6H12O6 जैसे सिंपल साधारण प्रकार के कार्बोहाइड्रेट है ना, मोनोसेकेराइड्स जिनको कहते हैं, ग्लूकोज लाइक, तो वो बने। तो इसी प्रकार से जब कार्बन ऑक्सीजन और NH2 जब बना पहली बार नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन मिलकर के, तो अमीनो एसिड्स का निर्माण हुआ। COOH जब मिल गया तो एसिड बन गए और अमीनो एसिड्स बने, और ठीक इसी तरह से फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल बने। तो सबसे सिंपलेस्ट जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सबसे पहले बने। जो डाइजेशन में हम पढ़ते हैं तो उल्टा पढ़ते हैं, डाइजेशन करते हैं तो आप जो फूड खाते हो वो डाइजेस्ट होता है तो कॉम्प्लेक्स टू सिंपलेक्स जाते हैं, तो कॉम्प्लेक्स में पॉलीसेकेराइड मोनोसेकेराइड में बदलते हैं, प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड्स में आते हैं, लिपिड्स जो होते हैं, बाहरी जो फैट्स होते हैं वो लिपिड्स यानी कि फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होते हैं, होता है ना। तो ये डाइजेशन कहलाता है। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे, जब हम सिंथेसिस कर रहे होते हैं तो ये एक तरह की एनाबॉलिक प्रोसेस कहलाती है, इसको बोलते हैं एनाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म का मतलब उल्टा है ना, दोनों को मिला के बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो ये एनाबॉलिक प्रोसेस है, निर्माणकारी प्रावस्था, कंस्ट्रक्टिव फेज। तो ये कंस्ट्रक्टिव फेज थी, ये निर्माण हो रहा था, एनाबॉलिज्म हो रहा था। और किस चीज का निर्माण हो रहा था? शरीरों का निर्माण हो रहा था, जीवों का निर्माण हो रहा था। और जब प्रकृति में ये सब लाखों सालों तक चलता रहा तो पहली बार कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया बने। कीमो, देखिए यहां पर एक और शब्द आप ध्यान रखिए, ओपेरिन की थ्योरी जब पढ़ते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आता है इससे भी पहले, कोएसरवेट। कोएसरवेट, कोएसरवेट एक ऐसी मॉलिक्यूल था, एक ऐसा अणु था जिसको हम ये कह सकते हैं पानी की बड़ी बूंद, छोटी छोटी पानी की बूंदें मिलकर के बड़ी बूंद बनाती थी, जिन्हें कहते थे कोएसरवेट। ओपेरिन ये कहते हैं। और ये बड़ी बूंद जब उसका व्यास बड़ा हो जाता था तो दो भागों में टूट जाती थी।
तो दो भागों में टूटने की वजह से इसमें जीवन का लक्षण माना गया है कि ये एक तरह का रिप्रोडक्शन था। पानी की बड़ी बूंद का दो भागों में टूट जाना, ये एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, बाइनरी फिजन हो गया, और ये जीवन की शुरुआत है। तो जीवन की शुरुआत में वो पानी की बूंद जो दो भागों में बटी थी, डेफिनेटली उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड आए होंगे, इसी वजह से उसमें रेप्लिकेशन हुआ होगा, डीएनए रेप्लिकेशन। तो मैं पढ़ाऊंगा ये सब चीजें थोड़ी आगे जाकर के, जब हम जेनेटिक्स या कुछ साइटोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें ये सब चीजें बताएंगे आपको। अभी आप इतना सा मान लीजिए, और यहीं से फिर शायद वायरस जैसे प्रोटोवायरसेस। तो अगर आप सीरीज लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले लिख लीजिएगा कोएसरवेट, कोएसरवेट के बाद एरो बना करके लिख लीजिएगा प्रोटोवायरस, प्रोटोवायरस ब्रैकेट में लिख सकते हैं प्रोटोबायोंट, प्रागजीवी वायरस या प्राग वायरस या प्रागजीवी, एंड वायरसेस, देन वायरसेस। अभी कोशिका का निर्माण नहीं हुआ, ठीक है, अभी प्राग वायरस, प्रोटोवायरस, देन वायरस। वायरस जो है वो जीवित नहीं माने जाते, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिंग लिंक माने जाते हैं। वायरस क्या कहे जाते हैं? नॉन लिविंग और लिविंग के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। अभी उसमें लिविंग प्रॉपर्टी नहीं है। लिविंग प्रॉपर्टीज जो है, एक प्रश्न और लिखिएगा जो एमपीपीएससी ने 3-4 बार पूछा है पहले कभी, वो है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जीवित प्राणियों के लक्षण लिखिए, एक प्रश्न है ये अलग। वो सीरीज में अभी पूरा कंप्लीट कराऊंगा, उसको साइड में छोड़ दीजिए। तो फ्लो चार्ट अधूरा है, अभी मैं करवाता हूं कंप्लीट उसको आपको। जीवित प्राणियों के सामान्य लक्षण लिखिए, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, तो ये सामान्य प्रश्न है, लेकिन इसका उत्तर भी कई बच्चे नहीं लिख पाते, क्योंकि एमपीपीएससी वाले ने हम लोगों के एग्जाम में 600 वर्ड में लिखने के लिए दिया था मेंस में, तो 600 शब्दों में केवल ये लिखना था, जीवित प्राणियों के सामान्य लक्षण। तो ये 60 नंबर का था, अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन हम लोगों को दिक्कत नहीं थी क्योंकि हम तो ऑप्शनल वाले थे, तो ऑप्शनल हमारा यही था, तो हम तो लिख पाए, लेकिन बच्चे नहीं लिख पाए, बहुत सारे लोग नहीं लिख पाए, क्योंकि बकवास करने लगते ना, जीवित प्राणी चलता फिरता है फिर वो ऐसा है ना, तो वो फिर वो क्वालिटी नहीं रहती उसमें, ऐसे नहीं होता। तो 3 प्रमुख लक्षण सबसे पहले लिखिए, बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ। जो भी जीवित है उसका बर्थ जरूर होगा, और बर्थ होगा तो फिर ग्रोथ भी होगा, वृद्धि भी होगी, ठीक है, और फिर वृद्धि के ब्रैकेट में जनन भी लिख सकते हो, रिप्रोडक्शन, एंड लास्ट में डेथ जरूर होगी। जीवित होने का लक्षण है जन्म होना, वृद्धि होना और मृत्यु को प्राप्त होना, ये किसी भी जीवित के होने का लक्षण है। 3। अब आप बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिए, जैसे पौधों में भी शोषण होता है, बैक्टीरिया में भी होता है और प्राणियों में भी होता है, तो रेस्पिरेशन। अगेन 4th पे आप लिख सकते हो रेस्पिरेशन, कि श्वसन करेगा, यानी वो ऑक्सीजन लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, या इस प्रकार से जो कुछ भी है श्वसन की क्रिया होगी। ब्रैकेट में लिख लीजिए ऊर्जा रूपांतरण। श्वसन क्या है? ऊर्जा का रूपांतरण है, ऊर्जा को खर्च करना पड़ता है उसमें, और उससे ऊर्जा मिलती है, श्वसन से ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा निर्माण होता है। तो श्वसन को ब्रैकेट में कह सकते हैं ऊर्जा निर्माण। आगे उसमें सर्कुलेटरी सिस्टम जरूर होगा। अब थोड़े से कुछ जो जीवित प्राणी हैं वो डिलीट होते जाएंगे, जैसे कि बैक्टीरिया में उतना ज्यादा रिच नहीं होता, तो ऐसा नहीं कि बैक्टीरिया में भी वो चीज होगी। तो सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, तो रेस्पिरेटरी के बाद सर्कुलेटरी लिख दिया, एक्सक्रीटरी लिख दिया। सेंस ऑर्गन्स, सेंसेशन होता है उनमें, आप सेंस ऑर्गन्स इसमें भी देखते हैं ना, प्लांट्स में सेंसेशन होता है कि नहीं, फोटो ओरिएंटेशन होता है, जमीन की तरफ जाता है, सीड का जो नीचे वाला हिस्सा है रेडिकल, वो कहाँ जाता है? जमीन की तरफ जाता है, तो जियोट्रॉपिक होता है, तो सेंसेशन होता है। तो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं।
है ना। लोकोमोशन ऑल्सो, लोकोमोशन नेक्स्ट कैरेक्टर क्या हो जाएगा आपका, लोकोमोशन हो जाएगा। रिप्रोडक्शन आपने पहले ही बता दिया, डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ होगी, रिप्रोडक्शन होगा। इंटेग्यूमेंटरी सिस्टम ऑल्सो, इंटेग्यूमेंट जरूर होता है, प्लांट्स में भी बाक होती है, छाल होती है, ठीक है, इंटेग्यूमेंटरी सिस्टम होता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको उसके लक्षण जो है जीवित प्राणियों के वो लिखना चाहिए। ठीक है, अब चूंकि जो प्राणी लिख रहे थे हम लोग तो और ज्यादा लिख सकते हैं। केवल जीवित के लक्षण लिखने के लिए बोलेंगे तो फिर केवल लिविंग और लिविंग के अगर होगा तो फिर अलग हो जाएगा, और जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म जीवित प्राणी की बात करेंगे तब फिर अलग हो जाएंगे, है ना। तो उसमें तो और ज्यादा हो जाएगा। अभी हम सेल्यूलर और मॉलिक्यूलर लेवल पे नहीं जा रहे, अभी हमने आपको बड़े बड़े लक्षण बताए, जब उसमें जाएंगे तो फिर और सेल के बारे में जाएंगे तो और बताएंगे। चलिए उधर देखिए जरा, हमारा आगे का चार्ट देखिए, कहां पहुंच गए थे हम लोग, प्रोटोवायरसेस देन वायरसेस, है ना। वायरस को सेल नहीं कहा जाता है, वायरस में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो नेकेड होता है, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। वायरस के जेनेटिक मटेरियल नेकेड होते हैं, विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस ही नहीं है वो तो, बल्कि सेल भी नहीं है। प्रोटीन कोट होता है वायरस पे, क्या होता है, एक प्रोटीन कोट, प्रोटीन का आवरण होता है। इसलिए हमारा एंटीजन, वो वायरस एंटीजन होता है और हमारी एंटीबॉडी आसानी से रिकॉग्नाइज करती है। वैक्सीनेशन में आप यही करवा रहे थे, ठीक है, आर्टिफिशियल एंटीजन दे रहे थे, यानी आर्टिफिशियल वायरस दे रहे थे, और वो एंटीजन का काम करता है और अंदर एंटीबॉडी जबरदस्ती बनवाते हैं, ठीक है ना, इंड्यूस करते हैं, एंटीबॉडी प्रोडक्शन को आप इंड्यूस करते हो, तो ये होता है। तो वायरस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो फिर भी यदि आप होमवर्क लिखना चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, टाइप्स ऑफ वायरसेस, वायरस की डेफिनेशन, व्हाट इज वायरोलॉजी, वायरोलॉजी उसकी वो है, नेशनल वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट कहाँ पर है भारत में, इस प्रकार की चीजें आप सर्च कर सकते हो। टाइप्स ऑफ वायरस, कितने टाइप के वायरस, प्लांट वायरसेस, एनिमल वायरसेस, बैक्टीरियल वायरसेस, बैक्टीरिया के लिए भी वायरस होते हैं, बैक्टीरियोफेज लाइक, जो गंगा के पानी में होता है ना, और सबसे अच्छा एग्जाम्पल माना जाता है। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन वायरसेस, ट्रांसडक्शन, बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन भी होता है और वायरस के अंदर रिप्रोडक्शन जो है, कैसे मल्टीप्लाई होते हैं वायरस, तो वायरस अपने आप को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। व्हाट आर कंटाजियस डिजीजेस, वायरस का संक्रमण, संक्रामक रोग क्या होता है। वायरल डिजीजेस, वायरल डिजीज क्या होती हैं। वायरल डिजीज को टेस्ट कैसे किया जाता है, यानी वायरस को टेस्ट करने के तरीके, जैसे आप आरटीपीसीआर देख रहे थे, ये देख रहे थे, एलिजा टेस्ट, आरटीपीसीआर। आरटीपीसीआर के ऊपर जरूर एक टिप्पणी लिखिए, परीक्षा में आएगी। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यूज होता है उसके अंदर, क्योंकि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इसलिए करना पड़ता है क्योंकि आरएनए जेनेटिक मटेरियल है वायरस का, और प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है वो डीएनए टू आरएनए होता है। सेंट्रल डोग्मा क्या कहलाता है, डीएनए टू एमआरएनए, एमआरएनए देन प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन बनती है। लेकिन यहाँ तो जेनेटिक मटेरियल क्या है, आरएनए है, तो डीएनए तो बनाना पड़ेगा, उसी को बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से डीएनए का बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और वो एंजाइम था रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। टेमिन ने खोजा था, इसलिए इसको टेमिनिज्म भी कहते हैं, नोबेल प्राइज मिला था टेमिन को इस एंजाइम के लिए। तो आरटीपीसीआर का जनक जो है वो कहीं ना कहीं टेमिन है, और उसके ऑलरेडी तो मिला हुआ है नोबेल प्राइज। पीसीआर के लिए मिला है कैरी मुल्लिस को, और आरटी के लिए यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के लिए मिला है इसको, टेमिन को। और पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन किसने निकाला था, कैरी मुल्लिस ने। तो दो अलग अलग लोगों ने दो टेक्निक खोजी थी, और उन दोनों को जब मिला दिया तो हो गया आरटी पीसीआर। तो इसको जाकर के करिएगा, इस बार तो आरटी पीसीआर इतना जिक्र आया है तो कहीं ना कहीं आपको काम आएगा, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जितनी चीजें आप यहाँ वायरस के ऊपर कर सकते हो, ये सारा आप यहाँ। और फिर वायरल डिजीजेस, इंपॉर्टेंट वायरल डिजीजेस टॉप 10 कम से कम। एनिमल, मनुष्य वाली देखिए, ह्यूमन पे अप्लाई होने वाली टॉप 10
वायरल डिजीजेज, इसके लिए कुछ नहीं करो, आपको इन्फोग्राफिक्स मिल जाएंगे अगर आप इमेजेस में सर्च करोगे। वायरल डिजीजेज इन ह्यूमन आप गूगल में लिखिए और इमेजेस में चले जाइए तो आपको इन्फोग्राफिक्स मिल जाएंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो पीडीएफ मिलते हैं या डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं बहुत सारे, तो वो बहुत लेंदी होते हैं। यहाँ आपको इन्फोग्राफिक्स में पढ़ने की आदत डाली है तो आसान हो जाएगा। प्लांट्स की वायरल डिजीजेस, प्लांट्स की वायरल डिजीजेस, ये बहुत शॉर्टकट तरीका है जीएस तैयार करने का, और खास करके जनरल साइंस का बहुत शॉर्टकट तरीका है कि आप इन्फोग्राफिक से, मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ, परीक्षा में यही सबसे ज्यादा आती हैं। केटल्स के लिए या हमारे पालतू जानवरों के लिए, हमारे नजदीक जो रहते हैं, केटल्स के लिए और उनके लिए वायरल डिजीजेस। टाइप ऑफ वैक्सीन, इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। टाइप ऑफ वैक्सीन, टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स, वैक्सीन्स के प्रकार, कितने प्रकार की वैक्सीन्स थी। आरएनए वैक्सीन्स के बारे में काफी कुछ पूछा जा सकता है, सबसे रिसेंट है कौन कौन सी वैक्सीन, कोवैक्सीन और जो हम कोविशील्ड की बात करते हैं, हाँ, तो आरएनए वैक्सीन्स कौन सी थी, एंटीन्यूएटेड वायरस वाली वैक्सीन कौन थी, कौन सी है, और ये सब आपको वैक्सीन के प्रकार में जाओगे तो ये सब मिल जाएंगे, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर आएगा बूस्टर डोजेस, किसे कहते हैं, बूस्टर डोज। एंड हर्ड इम्यूनिटी, व्हाट इज हर्ड इम्यूनिटी, यहीं पे एक और इंपॉर्टेंट चीज है, हर्ड इम्यूनिटी। ये सब होमवर्क जो है आपको जब भी कभी पीएससी का प्री होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा, यूपीएससी का प्री मेंस इंटरव्यू होगा, वहां आपको ये सब चीजें देखने को मिलेंगी, आपको याद आएगा कि ये क्यों बताया गया था, ठीक है। तो इस हिसाब से वायरस यहाँ हम लोग अभी खत्म करते हैं, बीच में आएंगे आपसे रिवीजन कराएंगे, पूछेंगे इसे, लेकिन ये होमवर्क करिए जा करके। चलिए आगे आ जाइए। तो फिर पहली बार जो सेल बनेगा वो बनेगा प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक कोशिका। वायरस के बाद में जो कोशिका आती है, कोशिकाओं की शुरुआत होती है। पहली बार जो कोशिका बनी थी उसका नाम था प्रोकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, प्रारंभिक प्रकार की कोशिका, प्रिमिटिव सेल्स थी, और इन सेल्स में न्यूक्लियस जो था वो कंप्लीट नहीं था, देखा जाए तो ट्रू न्यूक्लियस था ही नहीं, फॉल्स न्यूक्लियस था, स्यूडो था, डमी टाइप का था। क्या था उसमें, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं थी, इसलिए उसको बोलते हैं प्रोकैरियन, प्रोकैरियन, प्रिमिटिव न्यूक्लियस, सबसे अर्ली टाइप का न्यूक्लियस जो नेचर ने बनाया वो विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बनाया, यानी यहाँ पे भी जेनेटिक मटेरियल डायरेक्ट कांटेक्ट में था साइटोप्लाज्म के, ठीक है। कोशिका के दो हिस्से होते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म अंदर और साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस होता है तो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, नहीं तो साइटोप्लाज्म नहीं होता है पूरा का पूरा। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की विशेषता और थी कि इन कोशिकाओं में सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते थे, लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया ऑल्सो। तो माइटोकॉन्ड्रिया, इंस्टेड ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे होता था मीजोजोम्स। क्या होता था, मीजोजोम्स, जिसमें रेस्पिरेशन होता था, और राइबोसोम जरूर होता था। माइटोकॉन्ड्रिया का जो सब्स्टिट्यूट था यहाँ पर मीजोजोम्स, ठीक है। अगर आपको कोई कहे कि यूकैरियोटिक कोशिका में श्वसन का काम माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में कहाँ होता है, प्रोकैरियोटिक बोले तो बैक्टीरिया, प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया में कहाँ होता है, अगर आपसे कोई पूछे जीवाणु में कहाँ होता है, बैक्टीरिया में कहाँ होता है, तो आप लिखेंगे मीजोजोम्स में होता है, ठीक है। रेस्पिरेशन का काम मीजोजोम्स में होता है। यहाँ राइबोसोम्स होते थे, तो राइबोसोम्स 70S प्रकार के होते थे, 70S यूनिट वाले राइबोसोम थे, ठीक है। जिस दिन राइबोसोम आपको बताएंगे डिटेल में, उसका आपको फिर उसमें बताएंगे। तो यहां आप प्रोकैरियोटिक कोशिका की विशेषता लिख लीजिए।
और चूंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो प्रोटीन सिंथेसिस बहुत फास्ट होगा, और प्रोटीन सिंथेसिस बहुत फास्ट होगा तो इसमें आरएनए में इस प्रकार का एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए ऐसा नहीं होता। ठीक है, इन सब की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि राइबोसोम डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं विद डीएनए। तो इसीलिए हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में कोई भी प्रोडक्ट बनवाते हैं, जेनेटिक मटेरियल जब हम यूज करते हैं उसको उसमें, तो इन्हीं के प्लाज्मिड्स को यूज किया जाता है। इनमें प्लाज्मिड्स होते हैं जो ठीक न्यूक्लियस की तरह ही रेप्लिकेट होते हैं, जेनेटिक मटेरियल की तरह ही रेप्लिकेट होते हैं, उनको बोलते हैं प्लाज्मिड्स, उनको यूज किया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जो बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग है उसमें ये टूल्स की तरह काम करते हैं। बैक्टीरिया क्या है? टूल्स है, फैक्ट्री की तरह काम करते हैं। हमको अगर कुछ बनवाना है तो हम इनके माध्यम से बनवाते हैं। तो जिस दिन हम आपको बायोटेक्नोलॉजी बताएंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग बताएंगे, उस समय में ये बहुत काम आएगा, ये वाला हिस्सा प्रोकैरियोटिक वाला, बैक्टीरिया वाला। तो बैक्टीरिया की संरचना पढ़िए, बैक्टीरिया की संरचना, बैक्टीरिया के क्या क्या उसका पूरा कोशिका की संरचना बना के बताइए। प्रोकैरियोटिक कोशिका कैसी होती है, उसमें सीलिया, फ्लैजिला लाइक भी होते हैं। टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, कितने प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, तो आपने पुराने समय में छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। बैसिलस, कोक्साई होते हैं ना, जो गोल होते हैं वो कोक्साई कहलाते हैं। कोक्कस, उनको कोक्कस बोलते हैं। लेक्टोबैसिलस बोलते हैं, यानी बैसिलस मतलब छड़, रॉड लाइक होते हैं तो उसको बैसिलस कहते हैं। तो जैसे कि लेक्टोबैसिलस, न्यूमोकोकस, प्लूरोकोकस जब आप बोलते हो ना तो वो गोल होते हैं। और कोमा शेप्ड जो होते हैं, कोमा लगाते हैं आप, इंग्लिश हिंदी में कोमा लगाते हैं, तो वो कहलाते हैं विब्रियो कोलेरी। उसका एग्जाम्पल है विब्रियो कोलेरी, कोलेरा का। तो हेजा जो हो जाता है, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया के टाइप्स हो गए, इनको जाकर के पढ़िए, संरचना और उसके प्रकार। फिर आएगा बैक्टीरियल डिजीजेस। ठीक वैसे ही जो आपने ह्यूमन में देखी है बैक्टीरियल डिजीजेस, प्लांट की बैक्टीरियल डिजीजेस, ठीक है, और केटल्स की बैक्टीरियल डिजीजेस। केटल्स और इंपॉर्टेंट एनिमल्स लाइक हॉर्स और डॉग, इन सब की बैक्टीरियल डिजीजेस। एंड रोल ऑफ बैक्टीरिया इन इंडस्ट्री, रोल ऑफ बैक्टीरिया इन इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंडस्ट्री में कहां यूज होता है? माइक्रोबायोलॉजी एज ए सब्जेक्ट, एक विषय के रूप में माइक्रोबायोलॉजी किस प्रकार से है, वहां पे आपको इंडस्ट्री भी आ जाएगा माइक्रोबायोलॉजी में। माइक्रोब्स इन इंडस्ट्री, वहां हम यूज करेंगे वर्ड माइक्रोब्स इन इंडस्ट्री, चाहे वो डेयरी इंडस्ट्री हो, चाहे बेकरी हो, एंजाइम इंडस्ट्री हो। बायोटेक्नोलॉजी का भी यूजेज वहां आ जाता है। ये सब परीक्षा के प्रश्न है। अभी जो लोग एमपीपीएससी दे रहे हैं, मेंस दे रहे हैं, उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल है ना। इधर उधर नहीं देखना पड़ेगा, नहीं तो उस दिन फिर वो सब एक दूसरे की शक्ल देखते हैं, होता वैता कुछ नहीं है। ठीक है, ये आएंगे। और इसमें आ जाएगा इवोल्यूशन ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें तमाम नोबेल प्राइज मिले। बैक्टीरियोलॉजी यहां तक पहुंची कैसे, यहां तक कैसे पहुंची, जीवाणु विज्ञान यहां तक कैसे पहुंचा, शुरुआत कब हुई थी? तो फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, कई लोग तो एरिस्टोटल को बोलते थे, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक जो है उसके फादर कहे जाते हैं, जिन्होंने एक तरह से माइक्रोस्कोप खोजा था। माइक्रोस्कोप तो उन्होंने नहीं खोजा था एक तरह का, लेकिन उनको शौक था माइक्रोस्कोप बनाने का, तो सफल हुए थे। पहली बार एक तरह से उन्होंने बैक्टीरिया की खोज की थी, तो उनको फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। यहाँ एक और व्यक्ति आएंगे, दो लोग आएंगे। एरिस्टोटल को तो आप सब जगह पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ एक व्यक्ति पढ़ने लायक है, लुईस पाश्चर एंड पाश्चराइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कंपटीशन एग्जाम में खूब पूछा जाता है। पाश्चराइजेशन की क्या प्रक्रिया, क्योंकि उसी की वजह से श्वेत क्रांति संभव, ऑपरेशन फ्लड संभव हुआ, व्हाइट रिवॉल्यूशन। ठीक है।
डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने उसी को तो यूज किया था, तभी तो 2-3 दिन तक दूध जो है वो उसको स्टोर करके रखा जा सकता है, क्योंकि अगर आप नहीं रखेंगे तो कोऑपरेटिव का पूरा सिद्धांत ही खत्म हो जाएगा। अगर वो शाम तक ही अगर वो कंटामिनेटेड बन जाएगा तो आप उसको यूज करने के लिए जो टाइम तो बढ़ाना पड़ेगा ना, उसकी लाइफ तो बढ़ानी पड़ेगी, लाइफ पाश्चराइजेशन से बढ़ जाती है। इसलिए आपके पैकेट पे भी लिखा रहता है ना कई जगह पाश्चराइज, हाँ, तो वही लुईस पाश्चर, ठीक है। तो ये जो है ये इंपॉर्टेंट चीज है। एंड टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिजीज के हिसाब से। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, इसमें एक प्रोसेस है ट्रांसडक्शन, जो बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ वायरस। वायरस उसमें जाता है और उसके डीएनए मटेरियल को मल्टीप्लाई कर देता है और फिर वो अदर बैक्टीरिया में ले जाता है और वहां पर जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया का कांटेक्ट कराता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसडक्शन। इसमें बहुत बीमारी फैल जाती है। तो यहाँ ट्रांसडक्शन होता है बैक्टीरियोफेज में। तो गंगा का पानी ट्रांसडक्शन की वजह से खराब नहीं होता, बिकॉज ऑफ बैक्टीरियोफेज, ठीक है। तो बैक्टीरियोफेज गंगा के पानी में होता है और वो ट्रांसडक्शन करता रहता है। और बैक्टीरियोफेज एक वायरस है और वो नए नए बैक्टीरिया को तलाशता रहता है होस्ट के रूप में और फिर उसको डिस्ट्रॉय करता है, फिर मल्टीप्लाई होता है, फिर हर वायरस जाकर के लाखों करोड़ों की संख्या में होकर के फिर लाखों करोड़ों बैक्टीरिया चाहिए उनको आगे बढ़ने के लिए। तो ऐसे गंगा के पानी में यदि आप डेड बॉडी को अगर डालते हो, गंगा के पानी में यदि प्लांट या एनिमल मटेरियल डालते हो, आप एक पेड़ आपने काट के डाल दिया अगर गंगा के पानी में, तो वायरसेस को बहुत आनंद आएगा ना, उनको बहुत सारे होस्ट मिल जाएंगे, यानी बहुत बैक्टीरिया मिल। अब जैसे जैसे वो प्लांट सड़ेगा या डेड बॉडी सड़ेगी, उसमें सड़न पैदा होगी, उसमें बैक्टीरिया पनपेंगे। बैक्टीरिया पनपेंगे तो जो वायरस घूम रहा है पानी में उसको होस्ट मिलेंगे, होस्ट मिलेंगे तो मल्टीप्लाई होगा, बैक्टीरिया वायरस मल्टीप्लाई होगा। जितना मल्टीप्लाई होगा उतने ज्यादा होस्ट की जरूरत पड़ेगी और वो उसको अवेलेबल रहेंगे। तो इसलिए डिकम्पोज होने में दिक्कत नहीं आती। गंगा के पानी में डेड बॉडीज और प्लांट डिके होने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन केमिकल डालोगे तो बैक्टीरियोफेज मर जाएंगे, वायरस मर जाएंगे, तो फिर वो गंगा का पानी अशुद्ध हो जाएगा। इसलिए केमिकल ट्रीटमेंट प्रॉपर होना चाहिए। गंगा के शुद्धिकरण अभियान में या नमामि गंगे वाले में आप ये चीज डाल सकते हो। बायोलॉजिकल मटेरियल है, जैविक मटेरियल जो आप डाल रहे हो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। जैविक प्रदूषण वहां मायने नहीं रखता। इसलिए कई लोग इतने सदियों से गंगा में डेड बॉडीज को प्रोवाइड करते हैं, आधे जली लाशें डालते हैं, गंगा में प्रॉब्लम नहीं आता। वो समय के साथ उसको खत्म, फलस्वरूप मतलब एग्जैक्टली वो पानी बहते रहना चाहिए और हमेशा निरंतर बैक्टीरियोफेज वाला पानी आते रहना चाहिए, तो फिर वो हो जाता है। इसीलिए एक परंपरा थी पहले कि हमारे यहाँ कुएं में अगर कोई जानवर मर जाता है तो उसमें तो कुछ गंगा जल डाल देते थे, 1-2 बूंदे। और आपका गंगा जल बोतल में खराब भी इसलिए नहीं होता ना, क्योंकि वो रोज खराब हो रहा है और बैक्टीरियोफेज को मजा आ रहा है क्योंकि खराब तो रोज हो रहा है। दरअसल हम बोलते हैं खराब नहीं होता, खराब तो वो हर पल हो रहा है। उसमें बैक्टीरिया पैदा होते ही बैक्टीरियोफेज खा जाते हैं, वो तो चाहते हैं कि और खराब हो ठीक है। और जब आप कुएं में डालते हो तो उनको मजा आ जाता, क्योंकि एक डेड बॉडी अभी तैर रही थी, 3 दिन से डेड बॉडी पड़ी हुई थी कुएं में और इतने बैक्टीरिया पानी में है कि जब आप ऊपर से 3-4 बूंदे डालते हो ना गंगा जल की, तो उसमें जो बैक्टीरियोफेज होता है वो एक्टिव हो जाता है और वो सारे बैक्टीरियोफेज जाकर के मल्टीप्लाई होकर करोड़ों हो जाते हैं। उनको तो और चाहिए, और गंदा पानी चाहिए, तब उसको और शुद्ध करेंगे वो, तो इसलिए पानी शुद्ध हो जाता था। तो उसके पीछे है बैक्टीरियोफेज, वायरस। वायरस शुद्ध करता है, गंगा के पानी को वायरस शुद्ध करता है और उसको बैक्टीरिया की जरूरत होती है मल्टीप्लाई होने के लिए। इस घटना को बोलते हैं ट्रांसडक्शन और ये है बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन। बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन कैसे हुआ? बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन इसलिए हुआ क्योंकि जब बैक्टीरियोफेज उस वायरस जो है उस बैक्टीरिया में गया तो उसने अपना डीएनए उसके साथ ज्वाइंट कर लिया, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में प्लाज्मिड करता है। ठीक वैसा काम आपने, उन दोनों का ज्वाइंट हो गया डीएनए। अब डीएनए को ट्रांसफर करना ही रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन में क्या होता है?
अगली प्रोजेनी में डीएनए जाता है, आनुवंशिक गुण जाते हैं। तो बैक्टीरिया का डीएनए अब किसके साथ जुड़ गया? वायरस के डीएनए के साथ। और हर डीएनए ने सर्कुलर होकर के फिर से अपने चारों ओर एक प्रोटीन कोड बना लिया वायरस वाला। तो मल्टीपल वायरसेस हो गए, यानी लाखों हो गए, मिलियंस हो गए। अब ये मिलियंस वायरसेस वो जो उसके सेल वॉल के अंदर, जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है उसके अंदर, तो वो आएंगे नहीं। तो ओवर वॉल्यूम होने की वजह से वो बस्ट हो जाएगा, और बस्ट होकर के वो सब फैलेंगे। फिर जब वो नए बैक्टीरिया में जाएंगे तो पहले जिस बैक्टीरिया से जेनेटिक मटेरियल लेके आए थे वो उस नए बैक्टीरिया के साथ अटैच कर देंगे। इसी को बोलते हैं रिप्रोडक्शन। वो डोनर सेल हो जाएगी एक तरह की, पुराना वाला बैक्टीरिया, ये रेसिपिएंट सेल हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं ट्रांसडक्शन। तो आज जाकर के ट्रांसडक्शन का एक एनिमेशन देखिए, ट्रांसडक्शन बैक्टीरियोफेज है ना, बैक्टीरियोफेज का ट्रांसडक्शन या बैक्टीरिया का ट्रांसडक्शन। तो एक एनिमेशन देखिए या यूट्यूब पे वीडियो देखिए कोई, तो बहुत अच्छा लगेगा आपको, आज क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ तक ठीक है? हाँ, मैं तो बोलता जाऊंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको होमवर्क भी करना है, कल आगे का करते हैं, ठीक है? चलिए, शांति पाएं।